हेलो एवरीवन, ट्रिपल ए ब्राइट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर से कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर करेंगे जो आपके पास 13 अक्टूबर से लेकर 19 अक्टूबर तक आपको देखने को मिलते हैं। तो आई होप आपने पुरानी वाली वीडियोस को कंप्लीट कर लिया होगा और उसके साथ जो जो स्टैटिक ऐड होता होगा वो आप कर चुके होंगे। ये आपके पास प्रीवियस वीक के क्वेश्चंस आ गए, आप इसके आंसर हमें यहाँ पे यूट्यूब पे दे देंगे और इसके बाद हम अपने पहले इंपॉर्टेंट सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। और पहले इंपॉर्टेंट सेक्शन का नाम आपके पास आता है अपॉइंटमेंट्स एंड पर्संस इन न्यूज के बारे में बात करना शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए। तो पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर किसके साथ है, तो आप यहां पर देखेंगे किसकी बात होने जा रही है, यहां पे फ्रांस की बात होने जा रही है। ठीक है, तो फ्रांस के साथ जो स्टैटिक ऐड होता होगा वो भी जरूर ऐड करेंगे और जो जो फैक्ट इसके साथ लग सकते हैं कि जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उनके बारे में भी बात करना शुरू करेंगे। ठीक है, देखिए आपको पता होगा जब नेपाल में ये सब चल रहा था, जब आपको पता है नेपाल में जब वो दंगे से चल गए थे और जेंजी का प्रोटेस्ट हो गया था, उसी के थोड़े टाइम के आसपास ही फ्रांस का भी बुरा हाल होने लग गया था और फ्रांस में भी राजनीतिक बोलने का मतलब है पॉलिटिकल टर्मोइल वहां पर स्टार्ट हो चुका था और बहुत ज्यादा चीजें क्या होती जा रही थी, खराब। अब खराब होने का कारण एक नहीं है बेटा वहां पर भी। ठीक है, जैसे नेपाल में भी कोई एक कारण आपको प्रॉपर नहीं दिखता है, वैसे ही फ्रांस में भी कोई एक प्रॉपर कारण नहीं है। फ्रांस एक्चुअली में कर्जे में है, आप ऐसा कह सकते हैं, कर्जे में है। और जब सरकारें कर्जे में होती हैं तो वो कर्जे में होने के नाते किससे पैसा वसूलती हैं? पैसा वसूलती हैं किससे? आम जनता से। और वो आम जनता ने यहां पर क्या करा है, विद्रोह शुरू करा था। ठीक है, तो उसी के साथ थोड़ी सी एक न्यूज है, उसको कवर करते हैं। देखिए, कहता है फ्रेंच प्रेसिडेंट कौन है अभी वहां पे? इमैनुअल मैक्रोन है। ही अपॉइंटेड, अब इन्होंने किससे अपॉइंट करा है, तो क्या नाम है इनका? सेबेस्टियन। तो आप सेबेस्टियन याद कर लो जितना आपको याद रह जाए। ठीक है, सेबेस्टियन एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस। तो क्या अपॉइंट हुए हैं यहाँ पर? अभी ये प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं कहाँ के बेटे? तो आप याद रखेंगे फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं। कहता है अर्लियर ही वॉज अपॉइंटेड एज द पीएम ऑफ फ्रांस। ठीक है, तो पहले जो है ही वॉज अपॉइंटेड एज अ पीएम ऑफ, पहले भी फ्रांस के ही पीएम बने थे 9 सितंबर 2025 को, सक्सीडिंग फ्रैंकोइस बायरो। और ये वही बायरो हैं जिनकी सरकार ने क्या कर दिया था यहाँ पर, मतलब आप ऐसा कह सकते हैं जिनकी सरकार कॉन्फिडेंस वोट नहीं दिखा पाई थी और नो कॉन्फिडेंस मोशन के अंदर इनकी सरकार गिर गई। तो इनकी सरकार गिरती है, मतलब गिर रहा है इन द सेंस इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया था। और इनके बाद यहाँ पर कौन पावर पे आते हैं, तो आप याद रखेंगे 9 सितंबर को कौन पावर पे बैठते हैं? सेबेस्टियन यहाँ पर पावर पे बैठते हैं। कहता है appointed as Prime Minister of France in September 2025, he became the youngest Prime Minister। क्या बने यहाँ पर? youngest Prime Minister हैं। क्या उम्र है इनकी? 39। But his government collapse, जैसे ही बनते हैं सरकार 14 घंटों के अंदर क्या कर जाती है? गिर जाती है। क्यों? क्योंकि ओपोजिशन का इतना ज्यादा वहां पर क्या चलता है, बैकलैश कह सकते हैं या कह सकते हैं उनका कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता है आपस में और इनकी भी सरकार वहां पर गिर जाती है। ठीक है, अब हमारे इतने काम का नहीं है, हमें क्या याद करके जाना पड़ेगा? हमें सेबेस्टियन को याद करके जाना पड़ेगा पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, बस इतना हमें याद रखना है। ठीक है, चलिए अब आते हैं न्यूज पे और स्टैटिक पे, और इसके साथ क्या क्या स्टैटिक ऐड हो सकता है उसके बारे में यहाँ पर बात करना शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए अब आपको यहाँ पर फ्रांस का मैप दिख रहा है सबसे पहले तो। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, जब भी हम फ्रांस की बात करेंगे तो फ्रांस कौन से कॉन्टिनेंट में आ जाएगा? तो सबको पता है भाई कौन सा कॉन्टिनेंट आ जाएगा, यूरोप आ जाएगा। उसके अलावा अगर मैं कैपिटल की बात करूं तो कैपिटल क्या आ जाती है इसकी यहाँ पर? तो आप याद रखेंगे पेरिस। इसकी क्या आ जाती है यहाँ पे? राजधानी आपको देखने को यहाँ पर मिलती है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो ये तीन साइड से आप ऐसा कह सकते हैं कि इसके आसपास तीन बड़ी वाटर बॉडीज हैं। तो उसमें से एक आपको छोटा सा ये दिख रहा होगा जिसका नाम है बे ऑफ बिस्के। क्या नाम है इसका? बे ऑफ बिस्के, याद रखना है। बे ऑफ बिस्के के अलावा अगर आप इस तरफ चलते हैं तो क्या आता है आपके पास? यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी आ जाएगा आपके पास यहाँ पर। और इसके अलावा अगर आप यहाँ चलते हैं तो आप गौर करेंगे यहाँ पर आता है इंग्लिश चैनल। तो गौर करना है कौन कौन सी तीन वाटर बॉडीज के आसपास है, तो मेडिटेरेनियन, उसके अलावा कौन सा है? बे ऑफ बिस्के, उसके अलावा कौन सा आ जाता है? इंग्लिश चैनल। ठीक है, अब इंग्लिश चैनल आया है तो हम एक स्टैटिक का क्वेश्चन निकालते हैं अपने पेपर के लिए। वो ये बनता है बच्चे कि अगर मैं आपसे बोलूं कि फर्स्ट इंडियन जिसने इस वाटर बॉडी को क्या करा था? क्रॉस करा था। तो गौर करना, फर्स्ट इंडियन जिसने किस वाटर बॉडी को क्रॉस करा है बेटा? तो
किसे क्रॉस करा है? इंग्लिश चैनल, नाम इंग्लिश चैनल है, वाटर बॉडी है वो, उस वाटर बॉडी को पार करा है। तो इसका आंसर आपके पास क्या होगा? इसका आंसर होगा मिहिर सेन। क्या आंसर होगा आपके पास यहाँ पे? मिहिर सेन। तो एक क्वेश्चन तो हमारे पास ये स्टैटिक बन जाता है कि अगर फ्रांस आया है तो फ्रांस तीनों साइड से कह सकते हैं पानी से घिरा हुआ है, और पहला पर्सन या पहला भारतीय जिसने इंग्लिश चैनल को क्रॉस करा था तो वो कौन आ जाते हैं आपके पास? मिहिर सेन। और कब की बात हो रही है? तो ये बात हो रही है 1958 की। ठीक है, क्लियर हो गया? एक और क्वेश्चन अपने पास ये भी हो गया अपने पास। इसके अलावा अगर हम इसकी पड़ोसी देशों की बात करें तो पड़ोसी देशों में कौन कौन आ रहा है? देखो यहाँ पर आपको इटली दिख रहा है, यहाँ पर आपको स्विट्जरलैंड दिख रहा है, इधर आपको जर्मनी दिख रहा है। ठीक है, इसके अलावा आपको बेल्जियम दिख रहा है, यहाँ पे लग्जमबर्ग दिख रहा है आपको यहाँ पे। ठीक है, उसके अलावा अगर आप इस तरफ चलते हैं, इस तरफ अगर आप यहाँ पर आते हैं तो उसके अलावा आपके पास इस तरफ में स्पेन आ जाएगा। बस हाँ, ये नहीं है कि इसका कोई लेना देना नहीं है, तो आप याद रखेंगे यहाँ पे स्पेन आ जाएगा। ठीक है, उसके अलावा ये आप यहाँ पर कवर कर सकते हैं। ये क्लियर हो गया आपके पास। अब आते हैं एक और चीज़ जो हम यहाँ पे नहीं सीख सकते हैं, वो ये है, खैर मैंने आपको क्लासेस में वो करवाई हुई है, अब आते हैं दोबारा से समझते हैं। ठीक है, गौर करना। देखो, जब हम फ्रांस की बात कर रहे हैं तो आप याद रखेंगे पेरिस फ्रांस में ही, गौर करो, पेरिस फ्रांस में ही किसके हेडक्वार्टर हैं? तो आपको याद होगा यूनेस्को के हेडक्वार्टर हमें कहां देखने को मिलते हैं? पेरिस फ्रांस में ही देखने को मिलते हैं। उसके अलावा अगर हम एक और फैक्ट यहां पे सीखना चाहें तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस, याद करो मैंने आपको क्लासेस में कई बार कराया है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस किन दो कंट्रीज का प्रोग्राम है? तो इंडिया और फ्रांस का प्रोग्राम है, जो कि साइन हुआ था कब? तो आप याद रखेंगे 2015 में। कब हुआ था? 2015 में। क्लियर हो गया? एक और क्वेश्चन। और इस इंटरनेशनल सोलर अलायंस के हेडक्वार्टर कहां पर आते हैं? तो आप याद रखेंगे गुरुग्राम। और गुरुग्राम कहां पर है बच्चे? हरियाणा में। ये आपने यहां पर क्लियर रखना है। मैं आपको शुरू में भी क्लियर कर चुकी हूं कि हमारे पास दो ही ऐसी बॉडीज हैं जिनके हेडक्वार्टर हमें कहां देखने को मिलते हैं? इंडिया में देखने को मिलते हैं। तो एक उसमें से कौन सा आ गया? इंटरनेशनल सोलर अलायंस, और एक है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। करवाया हुआ है आपको, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। बिग कैट का भी हेडक्वार्टर कहां पर मिलता है हमें? तो वो नई दिल्ली में देखने को मिलता है। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहां पर है? गुरुग्राम, हरियाणा में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं। अब इन दिनों बोलने का मतलब हो गया इंडिया और फ्रांस अपने रिलेशनशिप ठीक करता रहता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन सुनना। देखो, इंडिया और फ्रांस का एक प्रोग्राम है बच्चे, जिस प्रोग्राम का नाम है हॉरिजन 2047। किसका प्रोग्राम है? रिपीट करेंगे, इंडिया और फ्रांस का एक प्रोग्राम है जिसका नाम क्या है? हॉरिजन 2047। कुछ गौर करना, अभी हम पिछले हफ्ते एक न्यूज़ पढ़ रहे थे यूके को लेकर, अगर आपको याद होगा, यूनाइटेड किंगडम को लेकर, जिसमें वो स्ट्रीमर करके इंडिया आए हुए थे, याद करो। तो हम पढ़ रहे थे 2030 का विजन है, 2035 का विजन है, पढ़ रहे थे हम। वैसे ही इंडिया और फ्रांस का विजन कब का है? 2047 तक का। ये वही 2047 है जब भारत की आजादी को 100 साल कंप्लीट हो चुके होंगे। तो क्या होने जा रहा होगा यहाँ पे? एक तो सैनिटरी हो जाएगी, सैनिटरी मतलब कितने साल कंप्लीट हो जाएंगे भारत की आजादी को? 100 साल। और यही वो 2047 है जब तक हमें भारत को क्या करना है बच्चे? हमें भारत को डेवलप्ड कंट्री बनाना है। क्या बनाना बेटे? इसके हमें यहाँ पर इसे हमें डेवलप्ड कंट्री बनाना है। क्लियर हो गया आपके पास? ये वाला भी आपने पढ़ा ना, विकसित भारत करना है, विकसित भारत करना है, वो सब आ गया। अब इस हॉरिजन के अंदर किन किन मुद्दों पे बात हो रही है, गौर करना। तो इसमें कोई एक सेक्टर नहीं आता है, इसके अंदर मल्टीपल सेक्टर्स क्या करे जाते हैं बच्चा? कवर किए जाते हैं। किसके अंदर? हॉरिजन 2047 के अंदर। गौर करना, हॉरिजन 2047 के अंदर एक नहीं बहुत सारे क्या हैं आपके पास यहाँ पे सेक्टर्स को इंक्लूड किया गया है, जिसमें डिफेंस आ जाता है, स्पेस आ जाता है, उसके अलावा न्यूक्लियर एनर्जी आपके पास यहाँ पर आ जाएगा, रिन्यूएबल एनर्जी आ जाएगा, डिजिटल टेक्नोलॉजी आ जाएगा, ब्लू इकोनॉमी, अनगिनत मुद्दों पे यहाँ पर क्या होनी है? बात होनी है। क्लियर हो गया? अब इसके अलावा हम एक और चीज़ क्या सीख सकते हैं यहाँ पर? तो आप गौर करेंगे, वो ये है कि जब हम किसे पढ़ रहे थे, इस न्यूज़ को भी हम कवर कर रहे थे, तो इसी के साथ आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। किसके बारे में? आप यहाँ पर ऐड कर लेंगे किसके बारे में? इनकी और हमारी मिलिट्री एक्सरसाइजेस के बारे में। ठीक है, तो गौर करते हैं। देखो, फ्रांस के साथ हमारी एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसका नाम है शक्ति। क्या नाम है इसका यहाँ पर? शक्ति। तो शक्ति इंडिया और फ्रांस की एक एक्सरसाइज है, पर कैसी एक्सरसाइज है? तो आपने गौर रखना है कौन सी वाली है। तो आप याद रखेंगे ये मिलिट्री एक्सरसाइज है।
कैसी एक्सरसाइज है बेटा, मिलिट्री, ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है। उसके अलावा सेकंड अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे सेकंड आ जाती है आपके पास गरुड़। सेकंड कौन सी आ जाती है, गरुड़ एक्सरसाइज। और जो गरुड़ है बच्चा वो कौन सी है, तो वो आप याद रखेंगे एयरफोर्स कह सकते हैं, ये इसके अंदर यहाँ पर कवर हो जाता है। तो कौन कौन सी होगी, एक आपके पास, एक आ गई शक्ति, एक आ गई आपके पास गरुड़। उसके अलावा एक और है जिसका नाम है वरुण, ठीक है, वरुण। और वरुण आ गया तो कौन सी एक्सरसाइज आ गई आपके पास यहाँ पे, नेवल, ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। हो गया आपके पास यहाँ तक का। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले वाले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पे, ठीक है। चलिए अगला कहता है प्रेसिडेंट ऑफ PHDCCI। अब गौर करना ये क्या बॉडी है, समझते हैं, ठीक है। देखो अभी मैंने पीछे आपको समझाया अभी थोड़ी देर पहले ही कि 2047 एट द रेट हम इसे क्या बनाने जा रहे हैं, भारत को क्या बनाने जा रहे हैं, इससे विकसित भारत बनाने जा रहे हैं। विकसित मतलब डेवलप्ड इंडिया के कंसेप्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर हम इसे डेवलप्ड करना चाहते हैं इंडिया को, तो हमें इंडिया के मल्टीपल सेक्टर्स को क्या करना पड़ेगा, कैपेबल बनाना पड़ेगा। तो गौर करना, कहता है राजीव जुनेजा जो है वाइस चेयरमैन और MD है किसके, मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड के। अब ये प्रेसिडेंट बने हैं किसके, तो आप याद रखेंगे PHD चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के। सीधी सीधी बात है किसके, तो कॉमर्स और इंडस्ट्री के। तो सीधी सीधी बात हो गई कि हमें इंडस्ट्रियल क्या करनी है, यहाँ पे डेवलपमेंट करनी है। कौन सी डेवलपमेंट करनी है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करनी है। और उस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को करने के लिए हम यहाँ पर या फिर इस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं, विकसित भारत तक यहाँ पर पहुँच सकते हैं, ठीक है। अगला कहता है अनिल गुप्ता चेयरमैन एंड MD ऑफ KEI इंडस्ट्री लिमिटेड अपॉइंटेड एज अ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, इसके अपॉइंट हुए हैं। अब ये PHDCCI एक लीडिंग इंडस्ट्रीज की एसोसिएशन है, गौर करना, जो कि प्रमोट करती है एक इंडस्ट्री के ग्रोथ को, उसके लिए पॉलिसीज कैसे बनानी है और उसे आने वाले टाइम पर ग्लोबली कैसे पेश करना है, ये सारा काम ये करती है। कहता है इंडिया में इट इज, अब याद करना हम इसी की बात कर रहे हैं, PHDCCI की। ये एक नेशनल एपेक्स चैम्बर है जो कि क्या, इसका एक इंटरनेशनल ऑफिस भी है, कहां पर, बहरीन, सर्विंग 6 गल्फ कंट्रीज, गल्फ कंट्री काउंसिल कंट्रीज, सॉरी 6 गल्फ कॉपरेशन काउंसिल कंट्रीज को भी, ठीक है। तो बस ये ना भी याद रहे चलेगा, बस आपको ये नाम याद करना पड़ेगा। और PHDCCI का मेन काम है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना और हमारी इंडस्ट्रीज को और ज्यादा क्या करना है, यहाँ पर कैपेबल बनाना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ का अगला वाला। अगला कौन सा आता है, RBI ने अपॉइंट कराया किसे, सोनाली सेन गुप्ता को अपना न्यू ED। याद करो अभी कुछ टाइम पहले ही डिप्यूटी गवर्नर्स अपॉइंट हो रहे थे, ठीक है। गौर करना, आपने अभी पढ़ा था, पिछले करंट अफेयर में पढ़ा था। अब वैसे ही यहाँ पर कौन अपॉइंट हुए हैं, तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट हुई हैं। क्या नाम है इनका बेटा, तो आप याद रखेंगे सोनाली सेन गुप्ता, ठीक है। क्या क्या संभालेंगी अब ये, तो कहता है डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर एजुकेशन प्रोटेक्शन, इसको संभालेंगी यहाँ पर। और उसके बाद अपॉइंटमेंट फॉलोज द एलिवेशन ऑफ, कुछ याद होगा, तो शिरीष चंद्र मुर्मू क्या बन चुके हैं, डिप्यूटी गवर्नर। मतलब ऐसे समझो कि के आने से पहले शिरीष क्या थे, यहाँ पे ED थे। अब शिरीष क्या बन गए, डेप्यूटी। तो सोनाली क्या बन चुकी है, अब यहाँ पर सोनाली बन गई हैं ED। तो बस इतना सा आपने याद रखना है, ठीक है। RBI से फैक्ट मैं आपको करा चुकी हूँ, इस बार आपकी ड्यूटी है कि आप कमेंट सेक्शन पे RBI वाला सारा चार्ट बना कर देंगे सारा, ठीक है। कोशिश करा करो बनाओ ताकि आपको रिवीजन हो जाए, ठीक है। आपका रिवीजन होगा, मेरा तो चलो मुझे याद ही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला वाला। कहता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का फर्स्ट डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर। तो गौर करना, जो IMF का एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है जो जिसने अप्रूव करा है डैन कार्ड्स को, ये तो गीता गोपीनाथ की फोटो है बेटा, आप याद रखेंगे डैन कार्ड्स को, आप याद रखेंगे। ये क्या अपॉइंट हुए हैं, फर्स्ट डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ IMF, ठीक है। और इन्होंने किसे सक्सीड करा है, गीता गोपीनाथ को। गीता गोपीनाथ इंडियन ओरिजिन है, याद रखना है, मतलब इंडियन अमेरिकन इकोनॉमिस्ट है ये, बहुत बड़ी। कहता है एज द फर्स्ट डेप्यूटिंग MD कैट्स विल असिस्ट इन ओवरसीइंग IMF की सारी पॉलिसी
ग्लोबल लेवल पे, साथ साथ उस पर सर्वेलेंस रखेगा और कैसे मतलब लेंडिंग मतलब जैसे कैसे कर्ज देना है, क्या कर्ज का करना है, ये सारा कौन संभालेगा, तो आप याद रखेंगे ये कौन संभालेगा, ये कैट संभालेंगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं आईएमएफ पे और आईएमएफ के बारे में बात करना शुरू करते हैं। तो आईएमएफ कब बना था, तो आपको याद रखना है 1945 में। कब बना है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बना था 1945। इसके हेडक्वार्टर, तो आप याद रखेंगे इसके हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी यूएसए में आपको देखने को मिलते हैं। किसके हेडक्वार्टर, आईएमएफ के हेडक्वार्टर। ठीक है, ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है। और इसकी मेंबर कंट्रीज कितनी है, तो आप याद रखेंगे 190 इसकी मेंबर कंट्रीज आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। ठीक है, अब मुझे आपको पता है, वैसे हमने करंट अफेयर में पढ़ा हुआ है, मुझे ये बताइए कि आईएमएफ कौन कौन सी रिपोर्ट को पेश करता है। गौर करना, मैंने क्या पूछा है, आईएमएफ किन किन रिपोर्ट्स को यहाँ पर क्या करता है, पेश करता है। तो आपको याद रखना है, एक आती है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। कौन सी आती है यहाँ पे, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। तो एक तो ये आ गई आपके पास। ठीक है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक को कौन पब्लिश करता है, इस रिपोर्ट को कौन लेकर आता है, तो आप याद रखेंगे आईएमएफ इसको पेश करता है। उसके अलावा एक आती है ग्लोबल फाइनेंशियली, याद रखना ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। ये कौन पेश करता है दोनों रिपोर्ट्स को, तो आप याद रखेंगे दोनों रिपोर्ट्स को कौन पब्लिश करता है, तो आप याद रखेंगे आईएमएफ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वाला, अगला कौन सा आता है, अगला कहता है एआई एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकर्स इन इंडिया इज एन ऑफिशियली वॉलंटरी एसोसिएशन है। किसकी, मर्चेंट और जो लोग इन्वेस्टमेंट बैंकर्स होते हैं उनकी यहाँ पर बात हो रही है। उन्होंने दोबारा से महावीर लुनावत को क्या बना लिया है, अपना चेयरपर्सन बना लिया है। ठीक है, AIBI ऑल्सो अपॉइंटेड, इसके साथ साथ एक और बंदा अपॉइंट हुआ है अभिजीत वैद्य, वो क्या बने यहाँ पे MD। और उसके अलावा एक लखा नायर है, वो क्या अपॉइंट हुए हैं, MD कॉर्पोरेट फाइनेंस एक्सिस कैपिटल, क्या बने यहाँ पर वाइस चेयरपर्सन। तो ये सीधे फैक्चुअली है, इसको एक जगह पे लिखकर वाइंड अप कर लेना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वाला, अगला आता है FICCI के नए प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं। क्या नाम है इनका, तो आप याद रखेंगे अनंत गोयनका, ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है। ठीक है, और FICCI है क्या, तो आपको पता होना चाहिए, ये एक नॉन गवर्नमेंटल, गौर करना FICCI क्या है, तो आप याद रखेंगे एक नॉन गवर्नमेंटल, ध्यान देना, नॉन गवर्नमेंटल ट्रेड एसोसिएशन है। क्या किससे रिलेटेड बात करती है ये, तो कॉमर्स ट्रेड से रिलेटेड यहाँ पर काम करती है। ठीक है, इसके हेडक्वार्टर आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, तो इसके हेडक्वार्टर आपको नई दिल्ली में देखने को यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, और इसके फाउंडर पूछा जाएगा तो आप याद रखेंगे, वैसे ये बनी कब थी, 1927। और इसके फाउंडर में एक नाम आता है घनश्याम दास बिरला, शायद आपने इनका नाम सुना होगा, बिरला फैमिली का नाम सुना होगा तो इनका नाम आ जाएगा। और एक और नाम है, एक और है पुरुषोत्तम दास, जिन्होंने इस फिक्की को कह सकते हैं या FICCI को बनने में मदद करी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। इसके बाद का अगला इंपॉर्टेंट सेक्शन कौन सा आता है आपके पास, नेशनल अफेयर्स। ठीक है, चलिए आते हैं और ध्यान से समझिएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर सबसे पहले ये वाला मैप देखो। अगर आप ये मैप देख पा रहे हैं तो आप ज्योग्राफी के अंदर एक चैप्टर पढ़ के जाते हैं जिसमें आप इंडिया के किन को पढ़ के जाते हैं, जिसमें आप इंडिया के मेजर पोर्ट्स को यहाँ पर कवर करके जाते हैं। ठीक है, वैसे तो अकॉर्डिंग टू NCERT कितने मेजर पोर्ट्स थे, 12 ही थे वैसे तो, पर अगर हम गौर करें तो अभी रिसेंटली इसी साल, मतलब इस साल नहीं, पिछले साल से ये बात चल रही है कि एक नया पोर्ट बनने जा रहा है, दैट इज बंधावन पोर्ट। क्या नाम है इसका, बंधावन पोर्ट। अब आइए बात करते हैं कि पोर्ट के बारे में, फिर न्यूज़ को पढ़ते हैं कि न्यूज़ क्या कह रही है। ठीक है, देखो इंडिया के पास एक अच्छी खासी कोस्टल लाइन है, इसमें कोई दोराहा नहीं है, कोई इसमें झूठ नहीं है। ठीक है, फिर अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको एक करंट अफेयर में समझाया था, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, मतलब कि इंडिया के पास यहाँ से लेकर कितने नॉटिकल माइल तक एरिया है जहाँ के रिसोर्सेज को क्या कर सकते हैं, हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। बताया था मैंने आपको ये वाला करंट अफेयर। अब वैसे ही समझो बच्चा कि ये जो अपने पास जितने भी पोर्ट्स हैं, अब पहला पोर्ट कौन सा आता है, कांडला। कांडला का एक और नाम क्या है, तो इसका एक और नाम है दीनदयाल पोर्ट। तो ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है, कांडला पोर्ट का ही एक और नाम है दीनदयाल पोर्ट। उसके अलावा मुंबई आ गया, JNPT का मतलब हो गया जवाहरलाल नेहरू जो है
पोर्ट ट्रस्ट, ये इसका फुल फॉर्म आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। उसके अलावा ये बंधावन अभी बन रहा है, ध्यान रखना, बंधावन अभी बन रहा है पूरा पूरा, ठीक है। अगला गोवा में आ जाता है मार्मुगांव, उसके बाद बेंगलुरु आ जाएगा कर्नाटका, कोची कहाँ पर आ जाएगा केरला, उसके बाद है टुटीकोरिन, टुटीकोरिन का एक और नाम है वीओ चिदम्बरम, वीओ चिदम्बरम पोर्ट ट्रस्ट के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद चेन्नई आ गया, चेन्नई के बाद एन्नोर, ये तीनों के तीनों कहाँ कवर हो रहे हैं, तीनों के तीनों तमिलनाडु में कवर हो रहे हैं। एन्नोर का एक और नाम क्या है, कामराजर पोर्ट, ठीक है, याद रखना है। फिर विशाखापट्टनम, पारादीप और कौन सा आ गया, कोलकाता। कोलकाता वाले का भी एक और नाम है, वो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, क्या नाम है इसका, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, तो ये आपने यहाँ पर याद रखना है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। अब ये आ गए आपके पास कुछ मेजर पोर्ट्स, कौन कौन से हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 पोर्ट हो गए अपने पास। पहले पोर्ट ब्लेयर भी था, अब नहीं है पोर्ट, ठीक है, तो आप याद रखेंगे ये 13 पोर्ट आ गए। अब पढ़ो यहाँ पर क्या न्यूज लिखी हुई है, तो न्यूज क्या है समझते हैं। न्यूज कहती है जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू और रिन्यूएबल एनर्जी है, जो कि किसके पास है, तो आप याद रखेंगे ये है प्रहलाद जोशी के पास। किसके पास है, प्रहलाद जोशी के पास है। इन्होंने ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करा है कि 3 ऐसे बड़े मेजर पोर्ट्स को, जिसमें से एक नाम है दीनदयाल पोर्ट, याद करो मैंने अभी आपको बताया कि कांडला पोर्ट का एक और नाम क्या है, दीनदयाल, तो एक आ गया आपके पास दीनदयाल पोर्ट। उसके अलावा आता है वीओ चिदम्बरम, अभी याद करो कहां पर आता है, चिदम्बरनार, ये कहां पर आता है आपके पास, तमिलनाडु। और उसके अलावा पारादीप उड़ीसा वाला, इन तीनों को क्या बनाने की बात की जा रही है, इन तीनों को ग्रीन हाइड्रोजन हब बनाने की बात की जा रही है। समझाती हूँ क्या होते हैं ये और किस प्रोग्राम के अंदर या किस मिशन के अंदर, तो मिशन का नाम है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। अब आते हैं समझते हैं क्या है ये, समझिए, देखिए कहता है जो ये नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है, ये भारत सरकार ने लॉन्च करा था कब, 2023 में। और कितने आउटले पे, मतलब कितना पैसा लगा इसके लिए, तो आप याद रखेंगे 19,744 करोड़, और ये छोटी अमाउंट नहीं, बहुत बड़ी अमाउंट है, ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। चलिए तो अब बात करते हैं इस करंट अफेयर के बारे में और बेसिक से समझते हैं, ठीक है। समझिए, देखिए बेटा, जैसे जैसे इंडिया में पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, गौर करना, जैसे जैसे इंडिया में पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो हमारी जो डिमांड्स हैं या हमारी जो नीड्स हैं वो भी क्या होती जा रही है, यहाँ पे राइज हो रही हैं। और राइज किस मैटर में हम कह रहे हैं, यहाँ पे एनर्जी के मैटर में। एनर्जी मतलब इस एनर्जी की अगर हम बात करते हैं तो इसके लिए भी हमारी डिमांड बढ़ती जा रही है। अगर बेटा पॉपुलेशन बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी एनर्जी की, तो एनर्जी के लिए क्या देखने पड़ेंगे भी, रिसोर्सेज देखने पड़ेंगे। पर हम सब ने तो बचपन से यही पढ़ा है कि 2 प्रकार की एनर्जी होती है, रिसोर्सेज होते हैं अपने पास। कौन कौन से रिसोर्सेज होते हैं, एक होते हैं रिन्यूएबल और एक कौन से होते हैं, नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल तो वो हो गए ना जिनको हम काफी लंबे समय तक यूज कर सकते हैं, और नॉन रिन्यूएबल वो वाले आ गए जो क्या हो सकते हैं बेटा, जो कभी भी खत्म हो सकते हैं, जैसे कोयला आ गया, पेट्रोलियम आ गया, इसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। तो गौर करो, ऐसे तो फिर रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे, ऐसे तो बहुत सारी चीजें रुक जाएंगी, इसीलिए हम उसका ऑल्टरनेट ढूंढ रहे हैं। और उस ऑल्टरनेट को क्या कहा जाता है बच्चे, उस ऑल्टरनेट को कहा जाता है ग्रीन हाइड्रोजन। क्या कहा जाता है उसे, ग्रीन हाइड्रोजन, ठीक है। तो यूनियन गवर्नमेंट ने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को स्टार्ट करा था ताकि भारत को फ्यूल के मामले में, फ्यूल समझ गए ना, मतलब तेल के मामले में, फ्यूल के मामले में इतना इंडिपेंडेंट और साथ ही साथ क्या बनाना है, कैपेबल बनाना है। इसके लिए इतना ज्यादा अमाउंट भी रखा गया है, ये आपने क्लियर रखना है। कहता है इंडिया को आने वाले टाइम पर एक ग्लोबल हब बनाना है, मतलब जैसे आज हम फ्यूल किसी और कंट्री से खरीदते हैं, वैसे हमें ग्रीन हाइड्रोजन इतना कैपेबल कर देना है, इतना कैपेबल कर देना है कि लोग हमसे खरीदें। तो इस तरीके से हमें इंडिया को आगे बढ़ाना है। क्लियर हो गया आपके पास ये वाला। अब इसके साथ साथ आपको गौर करना है, ये मिशन आप ऐसा गौर कर सकते हैं कि भारत को एनर्जी के मामले में इंडिपेंडेंट करने जा रहा है। भारत के बहुत सारे मिशन है, जिसमें से एक मिशन आपने सुना हुआ है नेट जीरो एमिशन। हमें नेट जीरो एमिशन कब तक करना है, 2070 तक हमें नेट जीरो एमिशन यहां पर करना है। क्लियर हो गया। अब ये ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है, तो ग्रीन हाइड्रोजन में एक्चुअली में बेटा जो हमारे पास वाटर होता है, वाटर मतलब जो H2O होता है, H2O मतलब क्या हो गया आपके पास, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। कहता है इनको स्प्लिट करके
करके हम दोनों गैसेस को क्या कर लेते हैं, अलग। जैसे हम हाइड्रोजन को अलग कर लेंगे और ऑक्सीजन को अलग कर लेंगे। और किस मेथड से ये अलग होगा, तो उस मेथड का नाम होता है इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या कहते हैं उसको, इलेक्ट्रोलाइसिस भी कहते हैं। जो आपको ठीक लगे वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमें आने वाले टाइम पर भारत को इतना कैपेबल बनाना है। अब आता है क्वेश्चन कि ग्रीन हाइड्रोजन हब्स क्या हुए, गौर करना। आप ऐसा कह सकते हैं ये आने वाले टाइम पर ऐसे जोन या ऐसे एरियाज बनेंगे जहां पे क्लीन एनर्जी को क्या किया जाएगा, क्लीन मतलब ग्रीन एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाएगा, उसको स्टोर किया जाएगा और यहाँ से जहाँ जहाँ ज़रूरत है ग्रीन हाइड्रोजन की वहाँ पर इसको ट्रांसपोर्ट भी किया जाएगा, ठीक है। और जहाँ जहाँ इसे ट्रांसपोर्ट करेंगे उसके बाद इसे कंज्यूम किया जाएगा अलग अलग सेक्टर्स में, जैसे कि शिपिंग पर्पस के लिए हो गया और सामान ले जाना हो गया, मतलब बड़े पैमाने पे सामान, फर्टिलाइजर्स हो गए या किसी चीज़ को रिफाइन करना हो, इन सब चीज़ों में हमारी मदद ये करेगा, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना है किससे रिलेटेड ये वाला आपके पास, तो आप याद रखेंगे आ जाएगा आपके पास नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के साथ। तो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन कब का है, तो आप याद रखेंगे 2023 का है, ये आपने क्लियर रखना है। और हब क्या होते हैं बच्चा, हब होते हैं सेंटर जहाँ पर हम क्या करते हैं, जहाँ पर हम चीज़ों को इकट्ठा करके रखते हैं ताकि उनका प्रोडक्शन, उनका कंजप्शन आगे किया जा सके, ठीक है। चलिए, तो ये आगे आपके पास 12 मेजर पोर्ट और इनमें से वो 3 पोर्ट कौन कौन से हैं जहाँ पर ग्रीन हाइड्रोजन हब बनाया जाएगा। तो पहला आ जाएगा दीनदयाल वाला, उसके बाद आपने पढ़ा ये चिदम्बरनार वाला पढ़ लिया आपने, और एक आपने पढ़ा उड़ीसा का पारादीप, ठीक है। तो यहीं से फिर आगे इनकी ट्रांसपोर्टेशन वगैरह की जाएगी, ठीक है। चलिए अगला वाला, अगला करंट अफेयर किससे रिलेटेड है, तो गौर करना। अगला वाला करंट अफेयर किससे रिलेटेड है, तो आप याद रखेंगे ब्लू इकोनॉमी के साथ। किसके साथ एसोसिएटेड है, ब्लू इकोनॉमी के साथ। सुनते हैं, समझते हैं पहले कि ब्लू इकोनॉमी क्या होती है, तो गौर करते हैं। ब्लू इकोनॉमी, ब्लू कलर किसको डिनोट कर रहा है, पानी को डिनोट कर रहा है। तो क्या कह रहा है यहाँ पे समझना, कहता है आपके पास यहाँ पे ब्लू इकोनॉमी होती क्या है, तो ब्लू इकोनॉमी का मतलब हो गया कि जितना भी हमारे पास कोस्टल एरिया है, गौर करना, जितना भी हमारे पास कोस्टल एरिया है, अगर कोस्टल एरिया है तो भैया वहाँ पानी है तो वहाँ पे रिसोर्सेज भी होंगे। तो उन रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज़ करना या उन रिसोर्सेज को इस तरीके से निकालना ताकि इकोनॉमी में ग्रोथ हो सके, लोगों का यहाँ पर बढ़ावा हो सके, हम नई चीज़ें एक्सप्लोर कर सकें और लोगों की जो दिनचर्या है, मतलब जो भी उनको कमी पेशी है वो भी यहाँ पर सुधर सके, ट्रांसपोर्ट हो सके। तो मतलब सीधी सी बात हो गई हमारे पास कि हमें एक्चुअली में करना क्या है, यहाँ पर जितना भी मतलब मरीन एरिया है, मरीन मतलब जितना भी पानी वाला एरिया है, वहाँ पे रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज़ करना है, इस तरीके से निकालना है कि हम पानी को भी नुकसान ना पहुँचाए, मतलब उनके इकोसिस्टम को भी प्रॉब्लम ना पहुँचाए और हमारा काम भी यहाँ पर क्या हो जाए, आसानी से हो जाए। तो क्या कहता है नीति आयोग ने रिपोर्ट रिलीज करी है किसको लेकर, ब्लू इकोनॉमी को लेकर, और इसका पूरा नाम है रिपोर्ट का स्ट्रैटेजी फॉर हार्नेसिंग डीप सी समझ में आ रहा है, पानी के अंदर, और ऑफशोर फिशरीज, ऑफशोर मतलब किनारे वाली, एम्फसाइजिंग ऑन द नीड ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग एंड रिसर्च इन दिस फील्ड, क्योंकि ब्लू इकोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है एक इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। तो कहता है इंडिया एक सेकेंड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसिंग कंट्री है, ये आप सबको पता है, किसके बाद है, हम चाइना के बाद है। और इंडिया का जो एक्सपोर्ट अर्निंग फ्रॉम फिश एंड फिशरी प्रोडक्ट वो क्या हो चुका है, यहाँ पर डबल हो चुका है। वैसे तो भारत सरकार के भी कई सारे प्रोग्राम है जिसमें आपने सागरमाला का नाम सुना होगा, उसके बाद है नेशनल फिशरी पॉलिसी के बारे में शायद आपने सुना होगा। इन सब के थ्रू भी क्या करने की बात की जाती है, इन सब के थ्रू भी ब्लू इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करने की बात यहाँ पर की जा रही है, ठीक है। तो और इसमें और कुछ ऐड नहीं करना है आपने। चलिए अगला वाला, ये आता है आपके पास ब्लू इकोनॉमी का कंसेप्ट। कहता है यूजेस स्मार्ट शिपिंग टू लेसन द इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट, जॉब क्रिएट करना, खाना मतलब जो गरीबी है उसे कम करना, मतलब सीधी सी बात है, इस इकोनॉमी से पैसा जनरेट करना, पर पैसा इस तरीके से जनरेट करना है कि हमें हमारे रिसोर्सेज को भी ख़त्म नहीं करना है, नुकसान नहीं पहुँचाना है, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वाला, अगला आता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 स्कीम्स को क्या करा है, यहाँ पे लॉन्च करा है। तो पहली वाली स्कीम का नाम क्या आता है आपके पास, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। अब ये अभी की स्कीम नहीं है, ये पुरानी है, ध्यान रखना। एक आती है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, और एक और आती है मिशन फॉर आत्मनिर्भर। किस मामले में, दालों के मामले में। गौर करो, हमने पढ़ा हुआ है कि 10 फरवरी इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड पल्सेस डे। क्या मनाते हैं इसको हम, वर्ल्ड पल्सेस डे। कब मनाते हैं, 10 फरवरी को मनाते हैं। तो पढ़ते हैं स्कीम के बारे में और क्या बोलने की बात हो रही है उसको यहाँ पर कवर कर लेते हैं, ठीक है। देखिए गौर करिए, कहता है ये जो प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना है, इसके अंदर क्या किया जाएगा, समझो। इसके अंदर क्या किया जाएगा बेटा, जो फार्मिंग है उसे इतना आसान, इतना मॉडर्न और इतना प्रॉफिटेबल बनाना है। किसके लिए, किसान के लिए। किसके लिए बनाना है यहाँ पे, किसान के लिए। तो कहता है देश के 100 जो पिछड़े हुए डिस्ट्रिक्ट हैं, कौन से वाले डिस्ट्रिक्ट बताना जरा सा, पिछड़े हुए डिस्ट्रिक्ट, जो कि क्या है, जो कि मजबूत बनाने के लिए, मतलब उन पिछड़े डिस्ट्रिक्ट्स को क्या बनाना है, मजबूत बनाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट इस स्कीम को यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर रही है। इस स्कीम के अंदर सरकार क्या करेगी, 100 डिस्ट्रिक्ट को चूज करेगी, मतलब पूरे कंट्री में से 100 डिस्ट्रिक्ट्स को चूज किया जाएगा जो कि प्रोडक्टिविटी में क्या है, लो है, जहाँ पर चीज़ें तो हैं पर प्रोडक्शन कम है, वहाँ पे स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है। वहाँ पर अगर मान लो प्रोडक्शन हो भी रहा है तो अनाज रखने की जगह नहीं है, दालें रखने की जगह नहीं है, सामान रखने की जगह नहीं है। अब यहाँ पर इन सब चीज़ों को बढ़ाया जाएगा, तो मतलब किसान की जो ज़मीन की प्रोडक्टिविटी है उसे भी बढ़ाया जाएगा, प्लस उसके पास जो स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है। अब स्टोरेज कैपेसिटी के अंदर क्या आ जाएंगे, कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज़ आ जाएंगी, इरिगेशन भी आ जाएगा, सब का सब बेस्ट टेक्नोलॉजी का उनको प्रोवाइड करना है। इसके बारे में बात यहाँ पर की जा रही है। तो पहली जो स्कीम है जिसका नाम क्या है, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, ये आपके पास यहाँ पर आ गई। और ये कितने सालों तक के लिए चलेगी बेटा, तो आप याद रखेंगे 6 सालों के लिए अगले ये जारी रहेगी, ठीक है, क्लियर हो गया। अब एक आती है आपके पास कौन सी वाली, दालों वाली। यहाँ पर तो दालों पे गौर करते हैं, तो दालों में आज भी हमारे पास 3 ऐसे राज्य हैं जो टॉप करते हैं। उसमें एक है मध्य प्रदेश, एक है महाराष्ट्र, एक है राजस्थान। ये टॉप 3 क्या आ जाएंगे आपके पास यहाँ पे, पल्सेस प्रोड्यूसिंग स्टेट आ जाएंगे, कहाँ के, इंडिया के। तो हमें दालों में भी क्या करना है, भारत को सक्षम बनाना है, कैपेबल बनाना है। और किन दालों की बात यहाँ पर ज़्यादा की जा रही है, तो आप याद लिख लेंगे वहाँ पे तुर, और तुर को अरहर भी बोला गया है। उसके बाद उड़द आ जाएगी और उसके बाद मसूर की दाल यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है। और आने वाले टाइम पर भारत को इतना सेल्फ सफिशिएंट बनाना है, किस मामले में, दालों के मामले में भी, ताकि हमारे इंडिया के ऊपर जो इम्पोर्ट वाला बर्डन है उसे भी यहाँ पर कम किया जा सके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वाला, अगला आता है भारत सरकार ने जो 16th फाइनेंस कमीशन अभी चल रहा है उसके टेन्योर को क्या कर दिया है, एक्सटेंड कर दिया है, ठीक है। तो कोई भारी बात नहीं है, 1 महीने के लिए क्या कर दिया गया है, एक्सटेंड कर दिया गया है। तो क्या कहता है समझते हैं। कहता है यहाँ पे भारत सरकार ने जो 16th फाइनेंस कमीशन चल रहा था उसके टेन्योर को 1 महीना एक्सटेंड करा है, क्योंकि उनका एक डेडलाइन था कि उन्होंने 31 अक्टूबर 2025 तक रिपोर्ट को पेश कर देना है, पर वो रिपोर्ट नहीं पेश हो पाई है। तो वो अब कब तक की डेडलाइन है उनके पास, नवंबर 30 तक की उनके पास डेडलाइन है। कहता है 16वां जो ये फाइनेंस कमीशन है ये कब बना था, 2023 में बना था। जो 16th फाइनेंस कमीशन है, ठीक है, उसकी रिकमेंडेशन अगले 5 सालों के लिए यहाँ पर देखी जाएगी। तो मतलब 1 अप्रैल 2026 से लेके 31 मार्च 2031 तक देखी जाएगी। चेयरमैन कौन है अभी, अरविंद पनागरिया, ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। और इस फाइनेंस कमीशन का मेन काम क्या होता है, तो मेन काम होता है बच्चे, लिखा है वहाँ पे, टैक्स को क्या करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, किसके बीच में, यूनियन और स्टेट, और स्टेट्स के बीच में भी। तो सेंटर और स्टेट या और स्टेट्स के बीच में टैक्स को डिस्ट्रीब्यूट करना, इसका मेन काम आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। किसका मेन काम है ये, तो आप याद रखेंगे फाइनेंस कमीशन का। उसके अलावा अगर किसी राज्य को पैसों की जरूरत पड़ जाती है, एड की जरूरत पड़ जाती है, तो वो भी कौन प्रोवाइड करेगा, तो आप याद रखेंगे कौन प्रोवाइड करेगा, ये भी फाइनेंस कमीशन यहाँ पर प्रोवाइड करता है, ठीक है। उसके
उसके अलावा अगर मान लेते हैं कि पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ को स्टेट फंड चाहिए, मतलब किसी भी राज्य की पंचायत या म्यूनिसिपैलिटी को फंड चाहिए, तब भी कौन प्रोवाइड करेगा? तो आप याद रखेंगे फाइनेंस कमीशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। और ऐसे मैटर जो कि प्रेसिडेंट ने बोले हैं, ऐसे मैटर जो प्रेसिडेंट ने बोले हैं और वो किसके अंदर चले जाते हैं? वो भी फाइनेंस कमीशन के अंदर चले जाते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा है, लिखा है ग्रांट एंड एड वाला, फिर लोकल बॉडीज को सपोर्ट करना, और फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, हम सब, और इसे कौन अपॉइंट करते हैं मतलब फाइनेंस कमिश्नर को? तो आप याद रखेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन से आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 280, और इसमें सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के जो फाइनेंशियल रिलेशन है उनको यहाँ पर डिफाइन किया जाता है। फाइनेंस कमीशन हर 5वें साल पे अपॉइंट की जाती है। टोटल मेंबर कितने होते हैं यहाँ पर? तो 5, एक होता है चेयरपर्सन, बाकी 4 होते हैं अदर मेंबर्स। जो पहली फाइनेंस कमीशन है वो 1951 में बनी थी, बस इतना आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला वाला, अगला आता है 238 मीटिंग हुई है किसकी? सीबीटी ऑफ ईपीएफ, ठीक है। आपने सुना होगा एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, सुना होगा। जब आपकी सरकारी नौकरी लगेगी तो आपकी सैलरी से कुछ सॉर्ट ऑफ अमाउंट कटेगा ताकि आपको रिटायरमेंट के दौरान उसका बेनिफिट मिल सके। आपके अकाउंट से भी कटेगा, सरकार भी डालती है, और आप भी कुछ पैसा यहाँ पर डालते हैं। अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हुई है समझो बेटा, प्रॉब्लम भी तो नहीं कहेंगे, मतलब इतना आसान अच्छा भी डिसीजन ये थोड़ा कम दिखता है। देखो क्या होता था पहले कि जब आप सरकारी नौकर बन जाते हैं, जब आप क्या बन जाते हैं, जब आप सरकारी नौकरी के अंदर चले जाते हैं तो सरकारी नौकरी के अंदर आपको क्या मिलना शुरू हो जाता है? वहाँ पर एक सैलरी मिलना शुरू हो जाती है। उस सैलरी से क्या करता है, आपके पास एक पीएफ अकाउंट बनता है आपका, और फिर वो पीएफ अकाउंट में आपका पैसा जमा होता रहता है। अब क्या था बेटा, पहले उन पैसों को निकालना अपने आप में बहुत ज़्यादा मुश्किल था। अब इसी प्रोविज़न को क्या कर दिया गया है? आसान, और बहुत ज़्यादा आसान कर दिया गया है। ये हम इसके अंदर यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपको समझाती हूँ क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, और एक एक लाइन को यहाँ पर क्लियर रखना, ठीक है। देखो तो कहता है जो ईपीएफ है या पीएफ कह सकते हो, आप ऐसा कह सकते हो, ये एक मैंडेटरी रिटायरमेंट सेविंग फंड होता है। आप ऐसा कह सकते हैं एक मैंडेटरी रिटायरमेंट हमारा सेविंग फंड होता है जो हमारी सैलरी से कटता है, और इसमें एम्प्लॉयर भी कुछ % क्या करता है? कॉन्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है। इसमें हमें इंटरेस्ट बहुत अच्छा मिलता है, इंटरेस्ट रेट जो होता है वो बहुत अच्छा मिलता है, प्लस हमें टैक्स के भी क्या मिलते हैं यहाँ पे? बेनिफिट मिलते हैं। पर अब क्या प्रॉब्लम आई है? कुछ चेंजेस किए गए हैं उसके अंदर, वो हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। तो गौर करना, पहली लाइन में लिखा हुआ है कि पहले ऐसे 13 प्रोविजन थे जहाँ पर आप अपने पैसों को निकाल सकते थे। अब इन 13 को क्या कर दिया गया? इकट्ठा कर दिया गया। अब इनको 3 सेक्शन में बना दिया गया। तो वो 3 सेक्शन कौन कौन सी है? एसेंशियल नीड्स, एसेंशियल मतलब हो सकता है घर में कोई बीमारी आ गई हो, कोई पैसे की ज़रूरत हो, कोई मतलब एजुकेशन के लिए ज़रूरत हो, या शादी के लिए ज़रूरत हो। एक हो सकता है हाउसिंग हेल्प आ जाएगा आपके पास, मान लो आप अपना घर तोड़वा कर नया बना रहे हो, या नया घर खरीद रहे हो, या घर रेनोवेट कर रहे हो, तो ये उसके लिए आ जाएगा। और एक लिखा है बेटा स्पेशल सर्कमस्टांसेस। स्पेशल सर्कमस्टांसेस का मतलब तो ये हो गया मोटा मोटा कि मान लेते हैं कोई इमरजेंसी आ गई, ठीक है, कोई इमरजेंसी आ गई, कोई नेचुरल कैलेमिटी आ गई, मान लो फ्लड आ गया, कोई ऐसी चीज़ आ गई आपके पास, और एक या फिर आप बेरोजगार हैं बहुत लंबे समय से, तब भी आप क्या कर सकते हैं? अपने पैसों को वहां से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है समझो, कहता है ये जो नए रूल्स हैं वो ये कहते हैं कि एक मेंबर, गौर करना, मतलब एक मेंबर जितनी भी अमाउंट आपके अकाउंट में है, गौर करना, मान लेते हैं आपके पास 100% पैसा है आपके पास, तो जितनी भी अमाउंट आपके अकाउंट में है आप उसका 75% क्या कर सकते हैं? विड्रॉ कर सकते हैं। पर किसके अंदर बचा? क्या लिखा हुआ है वहाँ पे? आप ऐसा पैसा तभी निकाल सकते हैं जब कोई स्पेशल सर्कमस्टांसेस होंगे। ऐसे नहीं कि आप कहीं पे भी गए और कहीं से भी पैसा निकाल दिया। तो ये आपको यहाँ पर समझना है। पहले पैसा जो है वो 5 और 7 या 5-7 जब साल की आप सर्विस कर लेते थे तब आप इतना पैसा निकाल पाते थे, बट अब 12 महीने के अंदर आप क्या कर सकते हैं? अपने पैसे को बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। और अगर मान लो आपको बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा निकालना है तो आप एक बारी में मतलब 10 बार क्या कर सकते हैं? उस पीएफ से पैसा निकाल सकते हैं। और अगर मान लो शादी करवानी है या कहीं शादी हो रही है तो आप उसके लिए भी कितनी बार पैसा निकाल सकते हैं? 5 बार यहाँ पर पैसा निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर समझना है, इसके साथ का
इंपॉर्टेंट ये वाला पॉइंट, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं, इसके अलावा एक स्कीम भी चलाई गई है, गौर करना, इसी के साथ आएगी आपके पास एक स्कीम भी चलाई गई है। स्कीम का नाम क्या है आपके पास यहाँ पे, विश्वास स्कीम, ताकि क्या किया जाए, अगर किसी का भी अकाउंट में कोई पीएफ पड़ा हुआ है और उसको लेकर कोई डिस्प्यूट है तो उसको भी पेमेंट यहाँ पर दी जाए। कहता है सीबीटी हैज ऑल्सो अप्रूव्ड, एक एमओयू साइन हुआ है ईपीएफओ और आईपीपीबी के बीच में, ताकि डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सर्विसेज यहाँ पर प्रोवाइड किया जा सके। सीधी सी बात है, मतलब पेंशन लेवल को और आसान करने की बात यहाँ पर की गई है, ठीक है। तो अब अपना पैसा हम क्या कर सकते हैं, बड़ी आसानी से, बड़ी आराम तरीके से वहां से निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला कौन सा आता है, अगला आता है यूनाइटेड नेशन ट्रूप कंट्रीब्यूटिंग कंट्रीज के चीफ जो है उनका कॉन्क्लेव, उनकी मीटिंग हुई है नई दिल्ली में, जिसमें दुनिया जहान से, या मतलब 32 नेशंस के क्या गए हैं वहाँ पे सीनियर वो गए थे, मिलिट्री लीडर्स गए थे और पीस कीपिंग ऑपरेशंस के बारे में बात करी है, ठीक है। तो आपको पता है जैसे हमारे लोग जो हैं, हमारी आर्मी वाले सूडान जाते हैं, इन कंट्रीज में जाते रहते हैं, ठीक है। चलिए अगला कौन सा आता है, इंटरनेशनल अफेयर्स। इंटरनेशनल अफेयर्स के अंदर सबसे पहली इंपॉर्टेंट न्यूज़ किसकी है, मालदीव्स की। तो मालदीव्स ने 3 बीमारियों को ख़त्म कराए, गौर करना, मालदीव्स ने 3 बीमारियों को ख़त्म कराए और WHO ने उनको क्या दिया, इसके लिए सर्टिफिकेट दे दिया है। तो कहता है WHO ने वैलिडेट करा है कि मालदीव्स ने एलिमिनेट कर दिया है मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस बी, ये लिवर से रिलेटेड होती है आपके पास। इसके साथ मालदीव्स पहली ऐसी कंट्री बनाए पूरे विश्व भर में जिसने ट्रिपल एलिमिनेशन कराया, मतलब 3 बीमारियों को ख़त्म कराया। पहला HIV, उसके बाद है सिफिलिसिस और उसके बाद आएगा हेपेटाइटिस बी वायरस, ठीक है। कहता है HIV की जब हम बात करते हैं तो ये वो वायरस है जो हमारे इम्यून सिस्टम को क्या कर देता है, कमज़ोर कर देता है, और हमारे जो T सेल्स होते हैं जिनको, जो कि वाइट ब्लड सेल के पार्ट होते हैं और इनका मेन काम होता है हमारी बॉडी को बचाए रखना, ठीक है। तो वो यहाँ पर क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद सिफिलिसिस क्या होता है, ये भी एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड बैक्टीरिया क्या है आपके पास, इन्फेक्शन है, जो कि क्या हो सकता है, यहाँ पर पास हो सकता है मदर टू चाइल्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए किस राज्य ने किस कंट्री ने टॉप कर लिया है, मतलब किस कंट्री ने एलिमिनेट कर दिया है, तो इसका आंसर आपके पास मालदीव्स आ जाएगा। हेपेटाइटिस बी एक वायरल इन्फेक्शन है लीवर के अंदर होने वाला, और ये भी ऐसी बीमारियां हैं जो कि ट्रांसमिट हो जाती है मदर टू चाइल्ड को, ब्लड के थ्रू, उसके बाद आगे कोई फ्लूइड के थ्रू, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर समझना है, ठीक है। मालदीव्स के प्रेसिडेंट कौन है, मोहम्मद मुइज़्ज़ू, और कैपिटल क्या आती है इसकी, माले, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला वाला, अगला आता है 68th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री। गौर करो, कॉमनवेल्थ तो उन कंट्रीज़ का ग्रुप नहीं है जो कभी ना कभी ब्रिटेन का पार्ट रही हैं, तो उन्हीं कंट्रीज़ के बीच में पार्लियामेंट की कॉन्फ्रेंस हो रही है, और उस पार्लियामेंट की कॉन्फ्रेंस में यहाँ से कौन गए हैं, तो आप याद रखेंगे हमारे ओम बिरला गए हैं, ठीक है। तो जैसे मिनिस्टर्स की मीटिंग होती है, वैसे पार्लियामेंट के जो स्पीकर्स होते हैं लोकसभा के, उनकी भी यहाँ पर क्या चलती है, मीटिंग्स चलती रहती हैं। तो कहाँ पर हो रही है, ब्रिजटाउन। ब्रिजटाउन कहाँ पर आता है, बारबाडोस में, ठीक है। कहता है यहाँ पर इसे कौन होस्ट कर रहा है, बारबाडोस होस्ट कर रहा है इसे। ये एक बाइनियल इवेंट है, याद रखेंगे यहाँ पे 2 सालों में एक बार होता है ये, जिसमें गवर्नेंस, पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस और किस किस तरीके से सुझाव किए जा सकते हैं उनके बारे में बातचीत होती है। तो कोई भारी बात नहीं है इसके अंदर भी, ये भी आप पढ़कर नॉर्मल तरीके से वाइंड अप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे इसके साथ का, और बारबाडोस कंट्री आती कहाँ पर है, तो ये भी याद रखना। आपने देखा होगा यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ पे साउथ अमेरिका है, बीच में कैरेबियन सी है। गौर करो यहाँ पे कौन सा सी आता है, कैरेबियन सी। तो ये कैरेबियन कंट्री है, ध्यान रखना, मतलब आइलैंड कंट्री है, सी के आसपास है, ठीक है। चलिए अगला आता है, इंडिया को इलेक्ट किया गया है 7th टाइम फॉर UNHRC फॉर 2026, और क्या लिखा है, 28 टर्म के लिए। अब UNHRC का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल के लिए, ठीक है। तो इंडिया ने यहाँ पर मतलब जीत गया, वोटिंग हुई होगी, तो इंडिया यहाँ पर जीत चुका है 7वीं बार, ठीक है। ये आपने याद रखना है। इलेक्शन कहाँ पर हुए थे, तो आप याद रखेंगे जो UNHRC है वो किसका विंग है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। कई बार आपको कराया है कि यूएन के कितने ऑर्गन है, बता चुकी हूँ मैं आपको, 6 ऑर्गन है, उसमें से एक कौन सा ऑर्गन है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ठीक है। कहता है कहाँ पर हुए, न्यूयॉर्क USA में। इस इलेक्शन के दौरान, ठीक है, इलेक्टेड 14 मेंबर्स को यहाँ पर इलेक्ट किया गया, जिसमें 4 अफ्रीकन स्टेट्स भी यहाँ पर आपके पास आते हैं।
और 4 कहाँ से आते हैं, एशिया पैसिफिक के अंदर आ जाते हैं, और उसके अलावा 2 ईस्टर्न यूरोपियन, ये कभी आपको याद नहीं होगा और काम का भी नहीं है। अब हमें क्या कवर करके जाना है ये समझो, देखो क्या लिखा है, कहता है UNHRC एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, किसके लिए काम करती है, UN के लिए। और ये किसके लिए, मतलब इसका मेन काम क्या है, तो इसका मेन काम है लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करना और उन्हें प्रमोट करना। तो आप कहेंगे ये तो फंडामेंटल राइट वगैरह भी अपने पास हैं, ऐसे तो बहुत सारी बॉडीज़ हैं, वो भी हैं, पर वो स्टेट लेवल और नेशनल लेवल पे काम कर रही है। ये कैसी बॉडीज़ हैं, जो ग्लोबल लेवल पे काम करती हैं। कहता है कितने मेंबर इसके अंदर, 47, और कितने सालों के लिए सर्व करेंगे, 3 सालों के लिए। और इलेक्शन कैसे होते हैं यहाँ पे, सीक्रेट बैलेट, एक पेपर आएगा, पेपर में आपको टिक करना होता है, उस तरीके से होता है। और द स्टेट शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर इमीडिएट री इलेक्शन आफ्टर द 2 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स। अगर आप लगातार 2 बार क्या बन चुके हैं, हेड कर गए हैं, तो आप अगले बार फिर लगातार नहीं बनेंगे। कहता है द सीट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड रीजनली। अब ये आप देख लेंगे, इसमें और कुछ नहीं करना बेटा, इतना नहीं पढ़ना। अब गौर करो, UNHRC के हेडक्वार्टर कहाँ पर आते हैं, जिनेवा स्विट्जरलैंड। और कब बनी है ये बॉडी, 2006 में। ठीक है, चलिए अगला आता है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। ठीक है, हमारा इस बार पासपोर्ट का डेटा गिर गया है। ठीक है, अगर आपको पता होगा तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स एक्चुअली में एक पासपोर्ट की कितनी वैल्यू है, वैल्यू मतलब उसमें कितनी पावर है, ठीक है, उसको यहाँ पर क्या करता है, बताता है। तो हेनले और पार्टनर एक ब्रिटिश कंसल्टेंसी है जो कि क्या बताते हैं यहाँ पे, जो इस इंडेक्स को यहाँ पर रिलीज करते हैं। इंडिया का रैंक पहले कितना था, 77th, अभी जुलाई में ही, और अब कितना हो चुका है यहाँ पे, 85th हो चुका है। ये आपने गौर करना है। ठीक है, कहता है वीज़ा फ्री का मतलब हो गया कि आप हमारे देश में आइए, घूमिए फिरिए, और यहाँ से क्या कर सकते हैं, आप यहाँ से मतलब आप एक बार हमारे देश में आइए, घूमिए फिरिए, फिर हम आपको यहाँ पर वीज़ा दे देंगे। और उसके अलावा एक होता है वीज़ा ऑन अराइवल, ठीक है, जो आप पहुँच कर वहाँ पर रिसीव करते हैं। ठीक है, कहता है एक्सेस टू 57 कंट्रीज़। तो हमारा पासपोर्ट कितनी कंट्रीज़ में जाने लायक है, तो आप याद रखेंगे 57 कंट्रीज़ में। और सेम किसके साथ हम रैंक शेयर कर रहे हैं यहाँ पे, मॉरिशस के साथ। टॉप कौन कर रहा है, सिंगापुर, और उसके बाद कौन है यहाँ पे, सेकंड नंबर पे जापान, फिर साउथ कोरिया। ये 2 सेकंड नंबर पे आते हैं ना, है ना। तो ये आपने यहाँ पे सॉरी, फर्स्ट नंबर पे आता है सिंगापुर और सेकंड नंबर पे आता है जापान और साउथ कोरिया। जापान इज डिमोटेड इनटू 3rd प्लेस, ये आपने यहाँ पे याद रख लेना है। ठीक है, तो फैक्चुअल डेटा है, इंडिया का ज़्यादा याद रखो। ठीक है, 5 यूरोपियन नेशंस कौन कौन से हैं जो टॉप 4 पोजीशन में हैं, जर्मनी, इटली, लग्जमबर्ग, स्पेन और स्विट्जरलैंड आ जाएंगे आपके पास। और USA विच हेल्ड द टॉप स्पोर्ट 2014। अब ये क्या होता जा रहा है, यहाँ पे गिरता जा रहा है। ठीक है, चलिए अगला आता है IUCN ने वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस करी है। ठीक है, आपको पता होगा IUCN एक बॉडी है जिसकी स्थापना 1948 में हुई थी। कब हुई थी इसकी स्थापना, 1948 में। और इसके हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड में हमें देखने को यहाँ पर मिलते हैं। तो ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है। ठीक है, और IUCN क्या करता है, नेचर प्रोटेक्शन की बात यहाँ पर करता है, फ्लोरा और फोना को, मतलब प्लांट और एनिमल के प्रोटेक्शन या कंजर्वेशन की बात करता है। तो ये कांग्रेस कहाँ पर हुई है, अबू धाबी UAE में हुई है, याद रखना है। थीम क्या है इसकी, पावरिंग ट्रांसफॉर्मेटिव कंजर्वेशन। रज़ान खलीफा अल मुबारक, ये कौन यहाँ पर क्या बने यहाँ पे, तो ये प्रेसिडेंट है वहाँ के। द रिपब्लिक ऑफ पनामा को यहाँ पर सिलेक्ट किया गया है कि अगले साल की जो इसकी कांग्रेस मतलब जो मीटिंग होगी वो वहाँ पर की जाएगी। और इस इवेंट के दौरान अर्मेनिया को स्टेट मेंबर यहाँ पर चूज किया गया है। ठीक है, तो सीधी सी बात है बेटा, इंडिया ने लॉन्च करा है। अब आप देखेंगे यहाँ पर इसी के साथ आगे वाला है, इसी के साथ लिखा है, इसी में हमारी इंडिया भी गई हुई थी। तो कौन गई थी यहाँ पे, MOS गई थी, कीर्तिवर्धन सिंह आदमी है ये, कीर्तिवर्धन सिंह। और इन्होंने वहाँ पर क्या पेश करा है बेटा, नेशनल रेड लिस्ट रोड मैप ऑफ इंडिया। मतलब आप ऐसा कह सकते हैं इंडिया ने ये जो लॉन्च करा है ताकि हम एक रेड लिस्ट का मतलब हो गया, हम एक ऐसी लिस्ट बनाएंगे जिसमें हम जो भी जानवर क्या होते जा रहे हैं यहाँ पे, या फिर जो भी प्लांट स्पीसीज खत्म होती जा रही हैं, उनकी हम एक पूरी की पूरी लिस्ट बनाएंगे और उसको इवैल्यूएट करेंगे कि कैसे हम उसको यहाँ पर प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और उसके अलावा कहता है अंडर द रोड मैप ही अनवेल द फर्स्ट एवर रेड लिस्ट ऑफ एंडेंजर्ड, जो खत्म होने की कगार पे हैं स्पीसीज, ये यहाँ पर इसके अंदर पेश किया गया है। ठीक है, तो और कुछ नहीं करना है इसके अंदर, ये आपके पास कवर हो जाता है। ठीक है, अगला आता है
ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को लेकर यहाँ पर न्यूज़ आई है, ठीक है। ट्रॉपिकल एरियाज कौन से होते हैं, तो आपने जब ज्योग्राफी पढ़ी है तो आपने पढ़ा ये इक्वेटर और इक्वेटर से ऊपर 23.5 वाले इन जोन एरियाज़ की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो कहता है जो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम है इसने एक रिपोर्ट पेश करी, हाई रिस्क फॉरेस्ट हाई वैल्यू रिटर्न अ को बेनिफिट असेसमेंट फॉर डिसीजन मेकर, ठीक है। बोलने का मतलब है बेटा इन ट्रॉपिकल एरियाज में जैसे जैसे करके चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, चीज़ें बढ़ने का मतलब हो गया कि जैसे जैसे आप ऐसा कह सकते हैं कि जैसे से अगर हम मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, अर्बनाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हम किसका नुकसान सबसे ज़्यादा कर रहे हैं यहाँ पे, जंगलों का। तो कहता है कि यहाँ पे 391 मिलियन हेक्टेयर्स जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं वो बिल्कुल डिफॉरेस्टेशन की कगार पे हैं। याद करो यार, अभी तेलंगाना में नहीं हुआ था जहाँ पे हिरन वगैरह सब जंगल को ख़त्म कर रहे थे, हिरन मोर रोड पे आ गए थे। तो बेटा यही दुख है सबसे बड़ा। कहता है दीज आर एरियाज जहाँ पर बहुत ज़्यादा कार्बन स्टॉक है जो इंडिया नहीं पूरे विश्व भर की इकोसिस्टम को मेंटेन करके रखते हैं, और ये जंगल कहीं ना कहीं आसपास के लोगों को लाइवलीहुड भी देते हैं, मतलब जीविका भी देते हैं उनको, ठीक है। तो क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, टुगेदर दे कवर 391 मिलियन हेक्टेयर ऑफ द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। और कहता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर डिफॉरेस्टेशन आगे कगार पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पर समझना है, ये इंपॉर्टेंट था। अगला आता है इंडिया को इलेक्ट किया गया है को चेयर करने के लिए। गौर करना, कोई प्रेसिडेंट नहीं बनी है, को चेयर करने के लिए किस चीज़ को, तो गौर करते हैं। हितेश कुमार एस मकवाना जो कि सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया है, इनको इलेक्ट किया गया है को चेयर ऑफ रीजनल कमेटी ऑफ यूनाइटेड नेशन जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन। जियो मतलब अर्थ, स्पेशल मतलब पिक्चर, पूरी की पूरी अर्थ की पिक्चर आप ऐसा कह सकते हैं, उसकी मैनेजमेंट के लिए एशिया पैसिफिक रीजन के लिए अपॉइंट किया गया है। कहता है हितेश विल को चेयर द कमेटी, किसके साथ करेंगे यहाँ पे, तो वोंग सुक चू, ये कौन है, रिपब्लिक कोरिया के चीफ आ जाएंगे आपके पास। ही वॉज इलेक्टेड थ्रू द इलेक्शन हेल्ड ड्यूरिंग द, अब ये मीटिंग चल रही थी वहीं पर ये पूरा का पूरी चीज़ें की गई हैं, ठीक है। तो बस इतना याद रख लो कि इंडिया को किस चीज़ के लिए यहाँ पर अपॉइंट किया गया है, ठीक है। आगे क्या कहता है इसके बाद का, ये जो रीजनल कमेटी है वो 1995 से चल रही है। अब ये सारा फैक्चुअल है आपके पास पढ़ने वाला, ये आप कवर करेंगे, पर गौर करना ये जो बॉडी है UNGGIM, ये भी किसका पार्ट है, तो गौर करो UN का। याद करो UN के 6 ऑर्गन हैं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, उसके बाद है यूनाइटेड नेशन ट्रस्टीशिप काउंसिल, उसके बाद है आपके पास इकोसोक, उसके बाद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये सब के अंदर, इन्हीं के अंदर और छोटे छोटे विंग्स हैं या बॉडीज हैं, वहाँ पर इन सब चीज़ों को हेड कर रहा है इंडिया, ठीक है। चलिए अगला कौन सा सेक्शन आता है, अवार्ड्स, और अवार्ड्स पढ़कर भी वाइंड अप करते हैं, ठीक है। आइए, कहता है यहाँ पर आपके पास, अभी हम नोबेल प्राइज़ पढ़ रहे थे, याद करो, वही नोबेल प्राइज़ अब किस फील्ड में आया, तो आप याद रखेंगे इकोनॉमिक्स की फील्ड में आया है। तो कहता है रॉयल स्वीडिश एकेडमी है साइंस की, इसने यहाँ पर जो एल्फ्रेड नोबेल, याद करो मैंने बताया था डायनामाइट के फाउंडर हैं, ठीक है। अच्छा, एक और बात याद रखना, जब नोबेल प्राइज़ बना था तो नोबेल प्राइज़ इकोनॉमिक्स की फील्ड में नहीं मिलता था, इकोनॉमिक्स की फील्ड में 1968 से मिल रहा है। याद रखना 1968 से पहले किस फील्ड में नहीं दिया जाता था, तो आप याद रखेंगे इकोनॉमिक्स की फील्ड में नहीं दिया जाता था। ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। तो इस बार किस किस को मिल रहा है, तो आप याद रखेंगे अमेरिकन इजराइली इकोनॉमिक हिस्टोरियन जॉल मोकर, उसके बाद है फिलिप, उसके बाद है पीटर। और इन्होंने क्या करा है कि जैसे जैसे इनोवेशन हो रही है वो कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ बढ़ सकती है, इसके बारे में बताया है। ये नोबेल प्राइज कब प्रेजेंट होंगे, 10 दिसंबर को, पर अनाउंस कब हो चुके हैं, अक्टूबर में। ये आपने याद रखना है, ठीक है। तो ये आ गया इनके बारे में, ये आप इसके साथ कवर कर लेंगे। अब आता है ये उन इंडियंस की लिस्ट जो मैं आपको पिछली बार क्लासेस में भी करा चुकी थी कि किस किस भारतीयों को कब कब क्या दिया गया है, नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेचर की फील्ड में 1913, उसके बाद आ जाता है 1930 चंद्रशेखर वेंकटा रमन फिजिक्स की फील्ड में, फिर हरगोविंद सिंह खुराना
मेडिसिन, मेडिसिन नहीं लिखा होगा वहाँ पे तो फिजियोलॉजी लिखा होगा, ये कराया था मैंने आपको पिछली बार भी, फिजियोलॉजी ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है। उसके बाद मदर टेरेसा पीस, एस चंद्रशेखरन फिजिक्स, अमर्त्य सेन इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स की फील्ड में पहला बंदा जिसे अवार्ड मिला है तो वो आ जाएगा आपके पास अमर्त्य सेन, ठीक है। उसके बाद फिर केमिस्ट्री, फिर आ गया आपके पास ये वाला, ठीक है। उसके अलावा एक आप ऐड करेंगे 2019 में अभिजीत बैनर्जी को भी मिला है, अभिजीत बैनर्जी, और याद रखना इनको भी किस फील्ड के लिए मिला था, इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स में 2 भारतीयों को मिल चुका है नोबेल प्राइज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला वाला, अगला आता है आपके पास, ये देख लेना इसके साथ का, ठीक है। और याद करो मैंने पिछली बार बताया है कि मैक्सिमम कितने लोगों को दिया जा सकता है, 3 लोगों को, ठीक है। आइए अब अगला कहता है फर्स्ट इंडियन जो कि 9 पहाड़ियाँ चढ़े हैं और 8000 मीटर से अबव, ठीक है। तो आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि ये 36 साल के हैं, 36 ईयर ओल्ड माउंटेनियर हैं और इन्हें चढ़ाई चढ़ाई करने का इस प्रकार से शौक है। तो कहता है कि कितने पहाड़ चढ़े हैं, तो आप याद रखेंगे 8, है ना, सॉरी 9 पहाड़ है। तो कहता है इनका नाम है भरत थमिनेमी, हैदराबाद से हैं ये, और इन्होंने आंध्र प्रदेश, मतलब एक्सपीडिशन लीडर फ्रॉम कुरनूल आंध्र प्रदेश, ये फर्स्ट इंडियन बने हैं जिन्होंने वर्ल्ड की जो 14 बड़े बड़े पहाड़ हैं उनमें से 9 को ये चढ़ चुके हैं जिनकी हाइट 8000 से ऊपर है। अभी रिसेंटली किस पे चढ़े हैं, तो माउंट चो ओयू जिसकी हाइट है 8188 मीटर, चाइना नेपाल बॉर्डर, और ये 6वीं हाईएस्ट ऊंची चोटी है, याद रखना है, ठीक है। उसके अलावा और कौन कौन सी पहाड़ चढ़ चुके हैं, तो एवरेस्ट, मनासलू, लाहौद से कंचनजंगा, अन्नपूर्णा वन, मकालू, शीशपंगमा, धौलागिरी और चोयू। तो आप यहाँ पे याद रखेंगे। कहता है 14 माउंटेन्स अबव 8000 मीटर, ये कहाँ पर आते हैं, हमारे हिमालय और काराकोरम रेंज के अंदर आते हैं। आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, जो कि नेपाल, तिब्बत, चाइना और पाकिस्तान को यहाँ पर कवर करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला वाला, अगला आता है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन, ठीक है। आप पहले ब्लू फ्लैग के बारे में जानो ताकि आपको क्या समझ में आए, यहाँ पर ब्लू फ्लैग के बारे में क्लियर हो जाए। देखो ब्लू मतलब हो गया पानी, फिर से फ्लैग मतलब एक सर्टिफिकेट कह सकते हैं। कहता है ब्लू फ्लैग एक वर्ल्ड का कह सकते हैं मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड एक वॉलंटरी अवार्ड है जो कि 3 मेन कैटेगरीज में दिया जाता है। बीचेस को दिया जाता है, मरीनास पानी वाली बॉडी को दिया जाता है, और पोर्ट्स या ऐसे बीचेस जो कि किसको प्रमोट करते हैं, सस्टेनेबल टूरिज्म को प्रमोट करते हैं, उनको ये दिया जाता है। कौन देता है इस अवार्ड को, तो FEE एक बॉडी है और ये कहाँ पर है, डेनमार्क की बॉडी है। कहता है अभी मई 2025 तक 51 कंट्रीज में जिनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया जा चुका है। फी क्या है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट एनवायरमेंटल एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन है जिसके मेंबर्स कितने 110 से ज़्यादा हैं 85 कंट्रीज के अंदर, और हेडक्वार्टर कहाँ पर है, कोपेनहेगन डेनमार्क में। अब गौर करना इंडिया में कितने हैं, तो गौर करते हैं इंडिया में अब टोटल कितने हो चुके हैं, यहाँ पर 18 यहाँ पर ऐसे बीचेस हो चुके हैं जिनको ब्लू फ्लैग का सर्टिफिकेट मिल चुका है। अभी 15 ही थे, 16, 17, 18 अभी ऐड हुए हैं 3, उसमें से एक है श्रीवर्धन और नगांव बीच आ जाएगा रायगढ़, मतलब ये तीनों की तीनों बीचेस कहाँ के हैं, महाराष्ट्र के। उसके बाद है परनाका, गुहागर और लदखार बीच, ये आ जाएंगे आपके पास रत्नागिरी में। तो बोलने का मतलब हो गया कि इंडिया के पास अब टोटल कितने ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन हो गए, अपने पास 18 हो गए, ठीक है। कहता है इन 1985 इट वाज इनिशियली लॉन्च बाय FEE जिसका फुल फॉर्म अभी हम पढ़ते हैं, फाउंडेशन एनवायरमेंटल और एजुकेशन फ्रांस, और ये प्रोजेक्ट था कि हमें किससे प्रोटेक्ट करना है, मरीन पॉल्यूशन को कम करना है, ठीक है। तो पहले तो बेटा ये यूरोपियन कंट्रीज को ही दिया करते थे अवार्ड, पर बाद में यूरोप से बाहर निकलकर बाकी देशों में भी अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो गया, ठीक है। तो अब आओ यहाँ पर, ये आ गए आपके पास बीचेस, ठीक है। तो कौन कौन से हैं, कोवलम आ जाएगा तमिलनाडु, फिर उसके बाद है एडन, उसके बाद है शिवराजपुर। तो एक आपके पास, फिर 2, फिर 3, फिर 4 आ गया, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ठीक है। ये 10 हुए ना आपके पास। उसके अलावा लक्षद्वीप रहता है यहाँ पे, ठीक है। लक्षद्वीप मैं करवा देती हूँ आपको, आप लिख लेना कितने हो गए टोटल। यहाँ पर हो गए थे 10 हो गए ना, 10 और 3 वो तो हो गए 13 ना आपके पास यहाँ पे। और लक्षद्वीप के बीच का नाम आता है बेटा आपके पास यहाँ पे बंगरम, ठीक है। बांगरम है इसका नाम, बांगरम।
बांगरम बीच, ये भी आप इसके साथ ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो 10 हो गए थे, ये हो गया आपके पास 11th नंबर का। ठीक है, उसके बाद 12, 13, 14 वहाँ पर आ गया ना आपके पास। उसके अलावा जहाँ तक मुझे याद है दो तीन चीज़ें छूट रही हैं। एक उड़ीसा के बारे में आएगा आपके पास, उड़ीसा का आ जाएगा गोल्डन बीच। आंध्र प्रदेश का आ जाएगा ऋषिकोंडा, ऋषिकोंडा भी आ चुका है यहाँ पे। उसके बाद है पुडुचेरी, पुडुचेरी 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 का आ जाएगा एडन बीच, ये भी हो गया आपके पास। उसके अलावा आ जाएगा तमिलनाडु का कोवलम, तमिलनाडु का कोवलम, हाँ कोवलम, ये आ गया आपके पास। ठीक है, उसके बाद कितने हो गए यहाँ पे, ये हो गए सारे कंप्लीट आपके पास। उसके बाद आता है दीव, दीव में आ जाएगा घोगला बीच। ठीक है, ये भी टिक हो गया आपके पास। उसके अलावा एक आ जाएगा शिवराजपुर, ये आ जाएगा गुजरात में, ये भी डन हो गया। ठीक है, उसके बाद है कसरगोड, कसरगोड और कसरगोड एक आ जाएगा, और एक और है पुदुबिदिरी, पुदुबिदिरी, ये आ गया कर्नाटका के, ये दोनों डन है अपने पास। उसके बाद ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब रह गया कहाँ का, तो आप याद रखेंगे गोवा का, गोवा वाले का नाम है मिरामर। ठीक है, इसका नाम है मिरामर, मिरामर बीच। ये कहाँ पर आएगा मिरामर बीच आपके पास, ये आ जाएगा गोवा में। ठीक है, तो रुकना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, 12 और 3 कितने हो गए आपके पास वहाँ पे 15 है ना, अभी भी रहता है एक। अच्छा, अंडमान एंड निकोबार, अंडमान एंड निकोबार लिखा है इसमें, नहीं लिखा है अंडमान निकोबार में आ जाएगा राधानगर। ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा। तेरा हो तो रहे हैं। ठीक है, कहता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, हाँ हो गए अपने पास। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास बीचेस। ठीक है, चलिए ये आप पढ़ चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले ही। अब अगले वाले पे आते हैं। अगला आता है एशिया का सेफेस्ट बैंक अवार्ड मिला है। ठीक है, तो एशिया का सेफेस्ट बैंक अवार्ड किसे मिला है, तो ये आप यहाँ पर कवर करते हैं। ठीक है, आइए इसके बारे में भी देख लेते हैं और कवर इसको यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो कहता है यहाँ पे वर्ल्ड का सबसे सेफेस्ट बैंक कहाँ का निकला है, सिंगापुर का DBS बैंक। ठीक है, तो याद रखना इसमें इंडिया का कोई भी नहीं है, बस एक याद कर लो, बाकी याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए अगला कौन सा सेक्शन आता है, स्पोर्ट्स वाला। स्पोर्ट्स वाले में क्या लिखा है पढ़ लेते हैं। कहता है 11th एशियन एक्वेटिक चैंपियनशिप कहाँ पर हुई है, अहमदाबाद गुजरात। ये पहली बार है जब इंडिया ने इसको क्या करा है, यहाँ पे होस्ट करा है। और दूसरा है जो कि मतलब सेकेंड टाइम है जब साउथ एशिया में से यहाँ पर किया गया है। चाइना यहाँ पे टॉप कर रहा है, उसके बाद कजाकिस्तान है, उसके बाद है जापान। इंडिया को कुल कितने मेडल मिले यहाँ पे, 13 मेडल। और यहाँ पे एक नाम निकल कर आ रहा है, श्री हरि नटराज, इन्होंने 7 मेडल लिए हैं, हाईएस्ट हॉल बाय एनी इंडियन एथलीट इन सिंगल एक्वेटिक चैंपियनशिप। नाम है एक्वेटिक तो पानी से रिलेटेड ही होगा, और उससे रिलेटेड जैसे स्विमिंग आ जाएगा, डाइविंग आ जाएगा, वाटर पोलो, इस तरीके के गेम वहाँ पर खेले जा रहे होंगे। ठीक है, चलिए अगला वाला देखते हैं। अगला आता है, ये आप सबको बताएं कि इंडिया और वेस्ट इंडीज़ का क्या हुआ यहाँ पे टेस्ट सीरीज, उसमें कौन जीत चुका है आपके पास, इंडिया। ठीक है, पढ़ लेंगे इसको आप। चलिए अगला वाला कौन सा आता है, 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स। गौर करना, कहता है इंडिया होस्ट करेगा 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स को, ध्यान से पढ़ना। कहता है द सैनिटरी एडिशन ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स, ये कहाँ पर होगा, अहमदाबाद गुजरात में। और ये दूसरी बार होगा जब इंडिया इसे होस्ट कर रहा होगा। तो इंडिया ने पहली बार कब करा था कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट, 2010 में। ये आपने यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, इसी के साथ साथ हम एक और चीज़ का एम कर रहे हैं कि 2036 के जो ओलंपिक्स हैं वो भी कहाँ पर होंगे, वो भी भारत में होंगे। ये करवाया हुआ है, हर क्लास में आपको ये करवाया हुआ है मैंने। कहता है अहमदाबाद को सिलेक्ट किया गया है अबूजा के खिलाफ। ठीक है, अबूजा में कोई प्रॉब्लम थी इसीलिए यहाँ पे किया गया है। और 2030 में ये जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं, मतलब जो कॉमनवेल्थ गेम जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसके कितने साल कंप्लीट होने वाले हैं, 100 साल। क्यों, क्योंकि इनका पहला जो कॉमनवेल्थ गेम्स है वो कहाँ पर हुआ था, कनाडा में, हैमिल्टन में। और कब हुआ था, 1930 में। ठीक है, तो आप इसके साथ यहाँ पर कवर कर लेंगे। ठीक है, और कहता है कॉमनवेल्थ गेम्स कितने सालों के बाद होते हैं, 4 साल बाद। और जो इंडिया लास्ट फिनिश्ड 4th एट, हमारा 4th रैंक था ब्रिमिंघम 2022 में। ठीक है, उसके बाद 2026 के कहाँ पर होने वाले हैं, ये ग्लासगो में होने वाले हैं। ठीक है,
चलिए अगला वाला, अगला आता है साइंस और टेक। साइंस और टेक करके भी वाइंड अप करते हैं। इसरो एक नई प्लानिंग कर रहा है बेटा कि हम मून मिशन करेंगे। तो कोई भारी बात तो नहीं है, पहले भी तो गए हैं। तो यहाँ पे क्या नया एडिशन है वो ये देखो, क्रू। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, क्रू मून मिशन यहाँ पर किया जाएगा, मतलब लोगों को चांद पर भेजा जाएगा। कब तक? 2040 तक। और ऐसा करके इंडिया एक बहुत नामा जामा कंट्री बन जाएगा इस मामले में, ठीक है। कहता है इसके बाद का, कहता है मेडन ह्यूमन से स्पेस फ्लाइट। एक तो अभी गगनयान तो आपको पता ही है कि तो ट्रैक पे है, ये 2027 पे जाना है। और कहता है ये अनाउंसमेंट तब की गई किसके द्वारा, चेयरमैन के द्वारा, वी नारायणन के द्वारा, जब एक कॉन्वोकेशन सेरेमनी चल रही थी। कहाँ पर? बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में। और कहता है अ हाफ ह्यूमनॉइड रोबोट आने वाला है, व्योमित्रा, एक्सपेक्टेड टू बी लॉन्च इन दिसंबर 2025 तक, ठीक है। तो इसमें कोई भारी बात नहीं है। अब ये अनाउंसमेंट्स ही हैं, तो बस हमें इनको अनाउंसमेंट्स की तरह ही देखना है। जब न्यूज़ आएगी तब हम इसे कवर करेंगे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और साथ साथ एक नए मिशन को भी अप्रूव दिया है जिसका नाम है वीनस ऑर्बिटर मिशन, जिसमें वीनस के आसपास जाकर वहाँ के सारे इंफॉर्मेशंस को गैदर किया जाएगा। उसके अलावा आपको पता होगा एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, एक वैसे ही हम भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाने जा रहे हैं जो कि कब तक कंप्लीट हो जाएगा हमारे पास? 2035 तक। ये हम सारा करंट अफेयर पहले भी कई बार यहाँ पर पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। इसके साथ का अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कौन सा है उसे कवर कर लेते हैं, ठीक है। चलिए अगला वाला, अगला आता है मिलिट्री और एक्सरसाइजेस। कहता है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है ऑस्ट्रा हिंद, ये 4था एडिशन था। कहाँ पर हुआ है? ऑस्ट्रेलिया में। और 2024 वाला एडिशन कहाँ पर हुआ था? महाराष्ट्र, इंडिया में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला आता है इंडियन एयरफोर्स और यूके का जो कोस्ट गार्ड है, नहीं, यूके का जो कैरियर स्ट्राइक ग्रुप है, इनकी भी एक्सरसाइज हुई है। कहाँ पर? इंडियन ओशन रीजन के अंदर। तो कोई भारी बात नहीं है, ठीक है। और कॉनकन वाली अभी हमने पिछले करंट अफेयर में पढ़ी है, ठीक है। अगली आती है कोरिया और हमारी जो है वो नेवल एक्सरसाइज हुई है, और ये कहाँ पर हुई है? बुसान, साउथ कोरिया में हुई है, ठीक है। चलिए अगला आता है इंडिया और इंडोनेशिया की नेवल एक्सरसाइज हुई है समुद्र शक्ति, और ये कहाँ पर हुई है? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। मैं आपको बता चुकी हूँ, हार्बर का मतलब होता है किनारों की तरफ, और सी का मतलब होता है वाटर बॉडी के बीच में पहुंचकर। समुद्र शक्ति कब स्टार्ट हुई थी? 2018 में। और कहाँ पर? सूर्यबाया, इंडोनेशिया में। और इंडोनेशिया की राजधानी का नाम है जकार्ता। चलिए अगला सेक्शन कौन सा आता है? बैंकिंग और इकोनॉमी का। अगला कहता है जो NPIL है, मतलब जो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, उसी की एक बॉडी है, इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड, एक ग्लोबल विंग है। इसने किसके साथ MOU साइन करा है? जापान का निप्पॉन टेलीग्राफ के साथ, ताकि जो UPI सिस्टम है उसको क्या किया जा सके, उसको और ज़्यादा आगे फैलाया जा सके। मतलब UPI को जो है, मतलब वो ईस्ट एशिया में फैलाना है और UPI को आगे क्या करना है? आगे बढ़ाना है। मतलब जैसे जैसे हम डिजिटल पेमेंट की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, हमें इसे और ज़्यादा क्या करना है? यहाँ पे स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। चलिए अगला वाला, अगला आता है IMF ने बताया है कि इंडिया जो है वो रेज करेगा फाइनेंशियल ईयर 2026 में, उसका ग्रोथ रेट कितना हो जाएगा? 6.6। तो क्या कहता है यहाँ पे समझते हैं। जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है उसने अक्टूबर 2025 में वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक को यहाँ पर पेश करा, और ग्लोबल इकोनॉमी इनफ्लक्स प्रोस्पेक्टिव इसको यहाँ पर पेश करा है। और इंडिया का जो GDP है वो फोरकास्ट करा है कितना %? तो 6.6%, ठीक है। ये नहीं याद रहेगा बेटा आपके पास, बस आपको इतना यहाँ पर याद करके जाना है, और बाकी इसके बारे में लिखा हुआ है जो अभी हम पीछे पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलिए अगला वाला, अगला आता है यहाँ पे चाइना डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट जो कि चाइना में है, और इसके और एक ZN करके पार्टनर्स हैं लंदन में। इन्होंने 38th एडिशन को यहाँ पर क्या करा है? लॉन्च करा है, जो कि फाइनेंशियल सेंटर इंडेक्स को दिखाता है। तो कहता है गुजरात जो है वो यहाँ पर क्या कर रहा है? 46th पोजीशन से 43rd पोजीशन पे पहुँच चुका है। तो सीधी सीधी बात है, जो ये फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी सिटीज़ होती हैं, जैसे हम गुजरात को गिफ्ट सिटी भी कह देते हैं, कहते हैं ना, वो गिफ्ट सिटीज़ की यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक है। तो कहता है इस प्रकार से ये गुजरात इसके अंदर ऐड हुआ है। न्यूयॉर्क यहाँ पे टॉप कर रहा है फिनटेक के मामले में। सेकंड नंबर पे कौन आ जाता है? लंदन। और उसके बाद HK का मतलब हो गया हांगकांग, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? हांगकांग। चाइना यहाँ पे 3rd स्पॉट पे है, ठीक है।
चलो अगला वाला आता है आपके पास। अगला आता है इंडिया का पहला विमेन यूपीआई जिसका नाम है लक्ष्मी। अब गौर करना, वैसे तो इसकी प्रोनाउंसिएशन लक्ष्मी ही है, पर अब लिखा किसी और तरीके से तो उसमें कोई भारी बात नहीं है, ठीक है। अब आइए पढ़ते हैं और समझते हैं। मतलब ऐसे तो अगर गौर किया जाए, ऐसे तो बहुत सारे यूपीआई मेथड है आप बोलेंगे, और वो यूपीआई मेथड जेंडर न्यूट्रल है। उसमें तो नहीं है कि फ़ोन पे औरतें यूज़ कर सकती हैं या गूगल पे मेल यूज़ कर सकते हैं, ऐसा तो नहीं है, जेंडर न्यूट्रल है। तो वैसे ही बेटा आपको याद करना है, वैसे ही आपको यहाँ पर समझना है कि औरतों के लिए, मतलब औरतों के लिए, वुमेन्स के लिए स्पेशली क्या इंट्रोड्यूस किया गया है यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जा रहा है लक्ष्मी को यहाँ पर लॉन्च किया जा रहा है। लक्ष्मी को लॉन्च किसने करा है, तो आप याद रखेंगे प्रीति, लिख लेंगे आप वहाँ पे, प्रीति राठी गुप्ता ने और रिद्धि एक लड़की है, मतलब इन दो लेडीज़ ने इसको यहाँ पर डिज़ाइन करा है। मतलब इसमें डिजिटल पेमेंट तो है ही, इसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट और जो सेविंग टूल्स हैं उनको भी डाला जाएगा। मतलब एक औरत, मतलब अगर मान लेते हैं कि बीइंग अ वुमन हम अपना पैसा कहाँ कहाँ खर्चते हैं और उस पैसे में से हम कितना पैसा बचाते हैं और उस पैसे को कैसे इन्वेस्ट करना है, ये सब हमें कौन बताएगा यहाँ पर, तो ये ऐप जिसका नाम क्या है लक्ष्मी, ये हमें यहाँ पर बताएगी, ठीक है। तो कहता है इसका मेन काम क्या रहेगा, औरतों को एम्पावर करना है कि वो अपना पैसा स्मार्ट तरीके से खर्च करें, बजट ढंग, मतलब एफर्टलेसली, उसके बाद ट्रैक कर पाएं अपने एक्सपेंसेस को भी कि मैंने पैसा कहाँ खर्च कर दिया, और अगर फिर समझ में आ गया पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, फिर आप उसे सेव कर अगली बार उसे क्या कर सकते हैं, अपनी ग्रोथ यहाँ पर कर सकते हैं। और फिर उसके बाद एक डिजिटल गोल्ड रिवॉर्ड भी है। तो रिवॉर्ड तो वैसे भी बहुत सारे आते हैं, यहाँ पे डिजिटली गोल्ड रिवॉर्ड आएगा। मतलब क्या हो गया आपके पास यहाँ पे, मतलब जैसे आप यहाँ पे क्या करेंगे, बोलने का मतलब हो गया कि जैसे आप यहाँ पर पेमेंट करने के बाद रिवॉर्ड्स आते हैं, तो यहाँ पर जो रिवॉर्ड्स आएंगे उसमें एक गोल्ड अवार्ड्स भी आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो बोलने का मतलब हो गया कि औरतों को सशक्तिकरण करना है, औरतों का। फिर स्मार्ट एक्सपेंस ट्रैकिंग भी रहेगा जो आपको बिल्कुल बताता रहेगा कि भैया आप अपना पैसा कैसे तरीके से मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वुमेन्स के लिए स्पेशली, और ज़्यादा इसमें नहीं है। अगला आता है इंपॉर्टेंट डेज, इसे कवर कर लेते हैं। फर्स्ट आता है आपके पास वर्ल्ड एग डे। गौर करना, सबसे पहला कौन सा आता है आपके पास यहाँ पे, वर्ल्ड एग डे। वर्ल्ड एग डे अगर हम बात करें बेटा, तो एग्स जो हैं वो हाई क्वालिटी प्रोटीन न्यूट्रिएंट्स के लिए जाने जाते हैं, आप सबको पता है। और इनके लिए एक इंडिया ने प्रोग्राम भी चलाया था जिसका नाम है सिल्वर रेवोल्यूशन। कौन सा आ जाता है आपके पास, सिल्वर रेवोल्यूशन। तो सिल्वर रेवोल्यूशन कभी भी आ जाएगा तो वो किसके साथ है, तो आप याद रखना, एग प्रोडक्शन प्लस पोल्ट्री इसके साथ यहाँ पर इंट्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो क्या कहता है वर्ल्ड एग डे कब मनाया जाता है, सेकेंड फ्राइडे ऑफ अक्टूबर को। क्या थीम है इसकी, माइटी एग पैक्ड विथ नेचुरल न्यूट्रिशन, और एक ऑर्गेनाइजेशन भी है और इसके हेडक्वार्टर लंदन में आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो आप याद रखेंगे, मतलब एग इंडस्ट्री को क्या करना है यहाँ पर, कैपेबल बनाना है, इन्हीं सब चीज़ों पे बात यहाँ पे की जा रही है, ठीक है। चलिए अगला कौन सा आता है, अगला आता है इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड। ये कब मनाया जाता है, 11 अक्टूबर को। जब हम गर्ल चाइल्ड की बात करते हैं तो हमें याद रखना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 5, जो किसकी बात करता है, जो जेंडर इक्वालिटी की बात करता है। किसकी बात करता है, जेंडर इक्वालिटी। और SDG 4 किसके बारे में बात करता है, क्वालिटी एजुकेशन के बारे में यहाँ पर बात करता है, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है। तो कहता है कब मनाया जाता है, 11 अक्टूबर को। थीम क्या है, द गर्ल आई एम, द चेंज आई लीड एंड द गर्ल्स ऑन द फ्रंट लाइन इन ऑफ क्राइसिस। और ये 30वीं एनिवर्सरी, मतलब 30वां साल कंप्लीट हुआ है किसका, 1995 बीजिंग प्लेटफॉर्म का। तो बस इसमें और कुछ नहीं है। कहता है यहाँ पर अभी भी, देखो गौर करो क्या लिखा है, कहता है 5 साल रह गए 2030 आने के अंदर, कोई भी कंट्री ने अभी हाफ ऑफ द 16 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव नहीं करा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कौन सा आता है, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन डे कब मनाया जाता है, 13 अक्टूबर को। किसी भी प्रकार का डिजास्टर हो, किसी भी प्रकार का, नेचुरल हो गया या मैनमेड, किसी भी प्रकार के डिजास्टर रिडक्शन की बात यहाँ पे की गई है। थीम क्या है, फंड रेजिलियंस नॉट डिजास्टर, ठीक है। चलिए अगला कौन सा आता है, वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे, जो वेट और मेजर वाला होता है अपने पास, उसकी बात हो रही है। 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। कहता है शेयर विजन फॉर अ बेटर वर्ल्ड, स्टैंडर्ड फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है। इसे पढ़कर भी वाइंड अप कर लेंगे। अगला आता है इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन। ये कब मनाया जाता है, 15 अक्टूबर को। इसकी थीम क्या है, द राइज ऑफ रूरल वुमेन, बिल्डिंग रेजिलियंट फ्यूचर विद बीजिंग +30। बीजिंग +30, अभी जो आपने ये वाला करंट अफेयर पढ़ा है पीछे, अभी इससे पहले वाला यही वाला है वो, ठीक है। तो याद रखना है आपने, रूरल वुमेन्स के लिए इसको यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है।
चलिए अगला आता है आपके पास, ये कवर करना है, रीड करके ख़त्म करना है। अगला आता है वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे। किसकी याद में मनाते हैं हम? तो आप याद रखेंगे 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। APJ अब्दुल कलाम की कौन सी आती है? ये एनिवर्सरी हमें देखने को मिलती है, बर्थ एनिवर्सरी है, जो कि 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे और साथ ही साथ इन्हें हम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। एम्पावरिंग स्टूडेंट एज एजेंट ऑफ इनोवेशन एंड चेंज इनकी थीम है। 1981 में इन्हें पद्म भूषण दिया जा चुका है, पद्म विभूषण मिला है 1990 में, और 1997 में भारत रत्न से इन्हें क्या किया गया है? नवाजा गया है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे। किसके बारे में यहाँ पर ये आ जाएगा आपके पास, किसके बारे में? APJ अब्दुल कलाम के बारे में। ठीक है, और आपने याद रखना है बेटा, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तमिलनाडु में। ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तमिलनाडु में। ये आपने यहाँ पे क्लियर रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके साथ का अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देख लेते हैं। ठीक है, अगला कौन सा आता है? अगला आता है फूड डे। फूड डे कब मनाते हैं? 16 अक्टूबर। और कौन सी बॉडी इसे मना रही है? तो आप थीम आप यहाँ पे देख लेंगे। थीम है हैंड इन हैंड फॉर बेटर फूड एंड बेटर फ्यूचर। ठीक है, चलिए लास्ट आता है आपके पास करंट अफेयर बुक से रिलेटेड, और बुक का नाम है बेटा रेडी, रेलेवेंट एंड रिसर्जेंट सेकेंड, शेपिंग अ फ्यूचर रेडी फोर्स। ठीक है, तो ये किताब किसने लिखी है? जो हमारे CDS हैं, CDS का नाम क्या है? तो आप याद रखेंगे अनिल चौहान। अब आप मुझे क्वेश्चन बताएंगे यहाँ पे। ठीक है, आप मुझे क्वेश्चन बताएंगे जो अभी हमारे CDS हैं, गौर करना, जो अनिल चौहान है, ये CDS की पोस्ट कब क्रिएट हुई थी? ठीक है, ये मैंने आपको बताया था 4 रैंक स्टार होता है, ये करवाया हुआ मैंने आपको। आप मुझे बताएंगे कि CDS की पोस्ट कब यहाँ पर जनरेट हुई थी। ठीक है, चलिए तो ये थे आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि यहाँ पर ख़त्म होते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।